हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडर। आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं ओपन चैनल फ्लो एंड फ्रॉम ओपन चैनल फ्लो टॉपिक दिस पार्ट टुडे व्हिच वी विल डिस्कस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल डिस्कस रैपिडली वेरिड फ्लो। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस पार्ट में हम जो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस हाइड्रोलिक जंप कंसेप्ट, लेंथ ऑफ जंप कंसेप्ट, ठीक है, कॉन्जुगेट डेप्थ क्या होता है, इनको डिस्कस करेंगे। हेड लॉस इन रैपिडली वेरिड फ्लो कैसे निकाला जाए, ये डिस्कस करेंगे। मोमेंटम बेलेंगर इक्वेशन को डिराइव करेंगे, है ना। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो इस टॉपिक से आपको एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं। तो चलिए इस कंसेप्ट को सीखते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक ए हेडिंग रैपिडली वेरिड फ्लो। रैपिडली वेरिड फ्लो, आप इस शब्द से क्या समझते हो? मतलब रैपिड मतलब जल्दी, वेरिड मतलब चेंजिंग, मतलब वेरिएशन, मतलब किसी फ्लो में जल्दी से चेंज हो रहा है, जल्दी से उसमें कोई वेरिएशन आ रही है, तो वो रैपिडली वेरिड फ्लो है। तो वेरिएशन किस में आएगा? आपका वेरिएशन देखो, अब हम जब भी अपना एनालिसिस करते हैं, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में या फिर ओपन चैनल फ्लो में, तो हम यही मान के चलते हैं कि कोई भी एक सेक्शन से डिस्चार्ज जो है वो कांस्टेंट डिस्चार्ज पास हो रही है किसी भी एक चैनल वगैरह से, ठीक है। तो डिस्चार्ज कांस्टेंट है, तो आपका वेरिएशन बेसिकली क्या होगा? डेप्थ ऑफ फ्लो, ठीक है, डेप्थ ऑफ फ्लो में आपका वेरिएशन होगा। तो रैपिडली वेरिड फ्लो एक्चुअली ये होता है कि अगर आपका शॉर्ट लेंथ में, मतलब बहुत क्विकली शॉर्ट लेंथ में, यहाँ मान लो इतना लेंथ में, शॉर्ट लेंथ में आपका डेप्थ ऑफ फ्लो में एब्रप्ट चेंजिंग है, मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन है, तो उस तरह के फ्लो को हम कहेंगे रैपिडली वेरिड फ्लो, कि वो जल्दी से शॉर्ट लेंथ में ही उसका वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे बहुत शॉर्ट लेंथ में ही यहाँ पे डेप्थ में बहुत अब्रप्ट चेंजिंग होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा चेंजिंग होता है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टर्बुलेंस वाली फोर्सेस होती है, तो इस कारण से बहुत ज्यादा हेड लॉस भी होता है, ठीक है, इन टर्बुलेंस के कारण। और चूंकि यहाँ पे शॉर्ट लेंथ में ही ये फ्लो में ज्यादा अधिक चेंजिंग आती है, तो इसलिए रैपिडली वेरिड फ्लो के एनालिसिस में हम फ्रिक्शन, बेड फ्रिक्शन को इग्नोर करते हैं, क्योंकि बेड फ्रिक्शन वहां पे इनसिग्निफिकेंट होगी एज कंपेयर टू अदर हेड लॉस। मींस हेड लॉस ड्यू टू टर्बुलेंस के कंपैरिजन में फ्रिक्शन के कारण हेड लॉस जो है वो उतना ज्यादा कंसिडरेबल नहीं है। इसलिए इन आरवीएफ वी नेग्लेक्ट द बेड फ्रिक्शन इन कंप्यूटेशन ऑफ आरवीएफ फ्लो प्रोफाइल। इन सब चीजों को हम लिखवा देंगे, ठीक है। आरवीएफ का एक बेस्ट एग्जांपल क्या है? आरवीएफ का एक बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोलिक जंप। अभी देखिए आरवीएफ, मैंने क्या बोला कि शॉर्ट लेंथ में अगर फ्लो में चेंजिंग होता है, अब्रप्ट चेंजिंग, तो उसको आप रैपिडली वेरिड फ्लो कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट लेंथ में। तो देखिए, तो क्या ये नॉन यूनिफॉर्म हुआ? मींस अलोंग द लेंथ फ्लो का डायमेंशंस, मतलब फ्लो पैरामीटर आपका चेंज हो रहा है, डेप्थ चेंज हो रहा है, इधर y1 था इधर y2 हो गया, okay, along length at any particular instant of time. The flow parameter is not constant, such as depth is not constant, hence it is a type of non-uniform flow. Okay, so rapidly varied flow is a type of non-uniform flow where the depth of flow changes abruptly within a short span. Okay, तो चलिए इनके बारे में लिखते हैं। तो पढ़िए। तो यहाँ पे रैपिडली वेरिड फ्लो का हमने डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप पढ़िए और लिखिए। रैपिडली वेरिड फ्लो इज ए नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझा रखा है, क्योंकि बड़ा ही शॉर्ट डिस्टेंस में, बड़ा ही शॉर्ट लेंथ ऑफ फ्लो के दौरान इसमें फ्लो प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा बदलाव आता है, जैसे कि डेप्थ ऑफ फ्लो में, इसलिए इसे एक नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के रूप में देखा जाता है। ओके, where the depth of flow changes abruptly within a short span, ठीक है। सो मैं आपको बता दूं, बरसात हो रही है, सो मैं मस्ती में पढ़ाऊंगा, आप भी मस्ती में पढ़िए। बहुत सारा कंसेप्ट फ्री में बताऊंगा, अजीब टाइप से बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, सो मिस नहीं करना, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, पूरा सीख जाओगे। ओके, आगे पढ़िए। बिकॉज द चेंज इन डेप्थ अकर ओवर ए short span, the effect of friction in computation of and rapidly varied flow profile is neglected, ठीक है। रैपिडली वेरिड फ्लो के केस में एक एक्चुअली होता क्या है कि चूंकि बहुत शॉर्ट लेंथ में इसका फ्लो प्रॉपर्टी, जैसे कि डेप्थ ऑफ फ्लो में चेंजिंग होता है, इसलिए जो बेड फ्रिक्शन है इसे हम नेग्लेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे जो बेसिकली हेड लॉस होती है
ये हेड लॉस बेसिकली टर्बुलेंस के कारण होती है। तो टर्बुलेंस के कारण हेड लॉस जो होती है उसके कंपैरिजन में फ्रिक्शन के कारण जो हेड लॉस है उसे हम नेग्लेक्ट करते हैं। अभी रैपिडली वैरिड फ्लो का एक बेस्ट एग्जांपल क्या है? इसका बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोलिक जंप। ओके, सो देखिए, तो लिखिए द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए रैपिडली वैरिड फ्लो इज ए हाइड्रोलिक जंप। अभी देखिए हाइड्रोलिक जंप होता क्या है? हाइड्रोलिक जंप कहाँ पे होता है? फॉर एग्जांपल मान लो कि ये आपका डैम है, ठीक है, डैम से स्पिलवे कनेक्टेड होती है। ओके, स्पिलवेज। अभी देखिए डैम के ऊपर से मतलब वाटर फ्लो के आएगी तो स्पिलवे के थ्रू से आएगी, तो स्पिलवे के थ्रू से आएगी तो ये अपस्ट्रीम हो गया और ये इधर डाउनस्ट्रीम हो गया। तो डाउनस्ट्रीम में फिर वाटर का डेप्थ बढ़ता है कि नहीं, इस तरह से कुछ। तो यहाँ पे देखिए स्पिलवे के पास या स्पिलवे के ऊपर जो डेप्थ ऑफ फ्लो है ये y1 है, फिर आपका डेप्थ ऑफ फ्लो y2 में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि जो आपका फ्लो है इसमें एक जंप हुई है, एक तरह का उछाल आई है, जंप। तो इसी को कहते हैं हम हाइड्रोलिक जंप। हाइड्रोलिक जंप एक तरह का एनर्जी डिसिपिएटिंग यूनिट है। मींस फ्लो का जो वाटर का जो एनर्जी है इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या कराते हैं, बेसिकली जंप करा देते हैं। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है, उसका फ्लो का एनर्जी कम हो जाता है। ठीक है, फ्लो का एनर्जी कम हो जाने के कारण क्या होता है, डाउनस्ट्रीम में जो मटेरियल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जरा चर्चा करते हैं। तो देखिए एक ये एप्लीकेशन बता रहे हैं हम हाइड्रोलिक जंप का, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है और इस चीज को और हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जब हम वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के अंदर जब हम टाइप्स ऑफ स्पिलवे वगैरह बताएंगे, एनर्जी डिसिपेटिंग डिवाइसेस बताएंगे, तो वहां पर भी हाइड्रोलिक जंप का जिक्र होगा। ठीक है, और हाइड्रोलिक जंप किस तरह के स्ट्रक्चरल इंस्टॉलमेंट की मदद से हम करा सकते हैं इसका भी जिक्र हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी फिलहाल के लिए मान लो ये डाउनस्ट्रीम सेक्शन है आपका, ठीक है, डाउनस्ट्रीम। तो यहाँ पे डाउनस्ट्रीम पे बेड मटेरियल होगा। ओके, तो मान लो आपका स्पिलवे के थ्रू से वाटर आई, स्पिलवे के थ्रू से वाटर फ्लो होके आई, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है काफी अधिक होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो काफी अधिक होगा। तो इसी वेलोसिटी से अगर आपका फ्लो डाउनस्ट्रीम में चला गया तो हो सकता है कि जो डाउनस्ट्रीम का मटेरियल है, ये सारे मटेरियल जो डाउनस्ट्रीम का मटेरियल है ये उधेड़ जाए, मतलब फ्लो जो है इस मटेरियल को अपने साथ लेके फ्लो हो जाए। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम बेड आपका खराब हो सकता है, डाउनस्ट्रीम एप्रॉन, इसको एप्रॉन भी कहा जाता है कभी कभी, एप्रॉन। ठीक है, मतलब डाउनस्ट्रीम प्लेटफॉर्म या फिर एप्रॉन ये खराब हो सकता है। तो इस कारण से आपको इस फ्लो का, ये जो फ्लो है मतलब ये जो पानी जो आ रही है फ्लो होकर स्पिलवे के थ्रू से, इसमें जो हाई एनर्जी है, इसके पास अभी हाई एनर्जी है, इस एनर्जी को कम करना होगा। तो इस एनर्जी को आप कम कैसे कराओगे, हम क्या कराते हैं यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप करवा देते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक जंप करा देते हैं। तो हाइड्रोलिक जंप बेसिकली क्या है, बेसिकली इट इज ए फ्लो चेंजिंग फ्रॉम सुपर क्रिटिकल स्टेट मींस हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट में अगर आप फ्लो चेंज करवाते हो तो वो हाइड्रोलिक जंप की मदद से होता है। मींस सुपर क्रिटिकल स्टेट से सब क्रिटिकल स्टेट में अगर आप फ्लो को चेंज करवाते हैं देन दिस इज ए हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, तो जरा इसका डायग्राम देखिए होता क्या है, हम लिखवाएंगे। ओके, इन सब चीजों के बारे में अभी समझिए। मान लो ये आपका बेड है, ओके, ये आपका बेड है। ओके, सो अभी कोई फ्लो ऐसा है कि लेट्स सपोज यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो इतना है, इसको हम कहते हैं y1। तो y1 डेप्थ ऑफ फ्लो से वो चेंज होके y2 डेप्थ ऑफ फ्लो में पहुंच गया, y2 डेप्थ ऑफ फ्लो में पहुंच गया। तो इसे हम कहेंगे कि जंप हुआ, हाइड्रोलिक जंप हुआ, और ये काफी शॉर्ट लेंथ में होती है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एक हाइड्रोलिक जंप। इस जंप लोकेशन पे काफी टर्बुलेंस होती है। ठीक है, काफी टर्बुलेंस होती है, इस कारण से फ्लो में टर्बुलेंस होने के कारण यहाँ पे काफी हेड लॉस हो जाता है, यहाँ पे काफी हेड लॉस हो जाता है। इसलिए जो बेड के थ्रू से जो फ्रिक्शन उसको मिलेगा उस हेड लॉस को हम नेग्लेक्ट नहीं करते, सॉरी कंसीडर नहीं करते हैं एज कंपेयर टू हेड लॉस कॉज्ड ड्यू टू टर्बुलेंस इन केस ऑफ हाइड्रोलिक जंप। ओके, सो जरा हाइड्रोलिक जंप के बारे में लिखिए, फिर हम आगे इसका एक डायग्राम बनवाएंगे, फिर आगे और समझेंगे धीरे धीरे। तो लिखिए व्हेन ए सुपर क्रिटिकल फ्लो ऑफ हाई एनर्जी चेंजेस टू सबक्रिटिकल फ्लो ऑफ लो एनर्जी
वेरी इंपॉर्टेंट कि सुपर क्रिटिकल फ्लो, अंडरलाइन करिए, ऑफ हाई एनर्जी चेंजेस टू सब क्रिटिकल फ्लो ऑफ लो एनर्जी, इट इज accompanied by a large scale of turbulence which result in loss of energy, comma this phenomena is known as hydraulic jump। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हाइड्रोलिक जंप कब होगा, जब कोई सुपर क्रिटिकल फ्लो आपका सब क्रिटिकल में चेंज होता है। ठीक है, तो जरा एक डायग्राम देखिए, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, जरा इसे समझिए। ये आपका हॉराइजेंटल बेड है, ठीक है, हॉराइजेंटल बेड है, प्लस चूंकि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है, यहाँ पे हम फ्रिक्शन का यूज, मतलब फ्रिक्शन के इफेक्ट को हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो इसलिए इसको हम फ्रिक्शनलेस बेड मान के चलते हैं। ठीक है, तो इट इज ए हॉराइजेंटल फ्रिक्शनलेस बेड। इन सब चीजों को लिखवाएंगे, ये सारे जो हम पॉइंट आपको बता रहे हैं, दीज ऑल आर एजम्पशंस ऑफ इन एनालिसिस ऑफ हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, अब देखिए, मान लो डेप्थ ऑफ फ्लो बिफोर द जंप, जो आपका डेप्थ ऑफ फ्लो था ये था ये y1। ओके, तो इसके करस्पॉन्ड, और यहाँ पे फ्लो वेलोसिटी भी एक होगा v1, इसके करस्पॉन्डिंग एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी कि नहीं इस चैनल में। तो लेट्स सपोज वो स्पेसिफिक एनर्जी है E या फिर E1 मान लो। ठीक है, वो स्पेसिफिक एनर्जी है E1। आफ्टर जंप जो आपका डेप्थ ऑफ फ्लो अटेंड हुआ, मतलब जब सब क्रिटिकल हो गया, अभी ये सुपर क्रिटिकल स्टेट में है। ठीक है, मान लीजिए आफ्टर जंप जब सब क्रिटिकल स्टेट अचीव हुआ, तो लेट्स सपोज द डेप्थ ऑफ फ्लो इज दिस। ठीक है, ओके, और इस डेप्थ ऑफ फ्लो को मैं कहता हूं y2 डैश। ध्यान रखिए, मैं इसे कहता हूं y2 डैश, इसे y1 नहीं कह रहा। तो यहाँ पे फ्लो आपका जो है, यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप होगा, तो ये y1 डेप्थ से y2 डैश डेप्थ में अटेन कर लेगा। तो ये जो जंप हुई, ठीक है, तो इसमें लार्ज स्केल टर्बुलेंस है, यहाँ पे बहुत ज्यादा टर्बुलेंस हुआ, जिस कारण से बहुत ज्यादा हेड लॉस हुई। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम कैसे समझेंगे, इन सब चीजों को मैंने बता रखी है आपको वैसे इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में। तो देखो, जब हेड लॉस नहीं है, इफ देयर इज नो हेड लॉस, देन मान लो कोई दो सेक्शन है, ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2, तो अगर हेड लॉस नहीं है तो यहाँ पे जितना स्पेसिफिक एनर्जी है, इधर भी इतना स्पेसिफिक एनर्जी होगा, सेम होगा। ये कंसेप्ट हमने देखा था चैनल ट्रांजिशन के केस में। ठीक है, लेकिन अगर हेड लॉस है तो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक एनर्जी कम हो जाएगी कि नहीं एट सेक्शन 2। समझ में आया? अगर हेड लॉस है तो स्पेसिफिक एनर्जी सेक्शन 2 पे कम हो जाएगा। तो उसी तरह से चूंकि यहाँ पे टर्बुलेंस के कारण हेड लॉस हो रही है, यहाँ पे टर्बुलेंस के कारण हेड लॉस हो रही है, इसलिए जो सेक्शन 2 पे स्पेसिफिक एनर्जी होगा वो E1 के रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ कम होगा क्या। ओके, सो चलिए उसे जरा देखते हैं, उस हेड लॉस को। तो ये मान लो आपका ये इस तरह से इतना स्पेसिफिक एनर्जी सेक्शन 2 पे होना था, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि देयर इज सम अमाउंट ऑफ हेड लॉस ड्यू टू टर्बुलेंस। तो ये मान लो हेड लॉस है टर्बुलेंस के कारण। ठीक है, सो अब जो यहाँ सेक्शन 2 पे जो स्पेसिफिक एनर्जी है, इसको मैं कह देता हूँ लेट्स सपोज E2 डैश। ठीक है, E2 डैश, या फिर E2 में कह देता हूँ E2, सेक्शन 2 पे जो स्पेसिफिक एनर्जी है। अभी ये जो हेड लॉस है, ये जो हेड लॉस है HL, दिस हेड लॉस इज Y। क्यों ये हेड लॉस क्यों आया? ड्यू टू टर्बुलेंस। ओके, जब फ्लो आपका सब सुपर क्रिटिकल स्टेट से सब क्रिटिकल कंडीशन में जा रहा है तो बहुत ज्यादा टर्बुलेंस आ रही है जंप लोकेशन पे। ओके, यहां पर इस कारण से ये हेड लॉस आ रही है। ठीक है, सो तो ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये क्या है? इट इज नथिंग बट टोटल एनर्जी लाइन। ठीक है, इट इज टोटल एनर्जी लाइन TL। ओके, सो अब देखिए जरा, जहां से आपका जंप स्टार्ट हुआ है, वो सेक्शन जहां से जंप आपका स्टार्ट हुआ है, जैसे कि ये सेक्शन, इसको हम कहते हैं, ये पॉइंट, इसको हम कहते हैं टो ऑफ जंप, TOE, टो ऑफ जंप। जहां पे आपका जंप खत्म हुई है, ठीक है, मतलब जहां पे आपका जंप जाके एंड हुआ है, रुका है, जैसे कि ये पॉइंट, इसको हम कहते हैं एंड ऑफ जंप या फिर टेल ऑफ जंप।
एंड ऑफ जंप और टेल TAIL पूछ टेल ऑफ जंप। ठीक है, अभी टो ऑफ जंप और एंड ऑफ जंप के बीच का जो लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ, इसको आप क्या कहोगे? कॉपी पे अच्छे से ये डायग्राम को बनाइए, समझने में काफी मदद होगी आपकी कंसेप्ट को। इसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ जंप, लेंथ ऑफ जंप। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ जंप। तो इन सब चीजों को हम लिखवाएंगे आगे चल के, लेकिन अब अभी जरा हम कंसेप्ट को समझते हैं। ओके, आपने अभी क्या लिखा? हाइड्रोलिक जंप का डेफिनेशन लिखा है, फिर ये डायग्राम को बनाया है हाइड्रोलिक जंप का, और ये देखा है कि जब जंप हो रही है, यहाँ पे सुपर क्रिटिकल थी कंडीशन, लिख लीजिए आप सुपर क्रिटिकल, और इधर जो है ये सब क्रिटिकल स्टेट में आ गया, सब क्रिटिकल स्टेट। तो सुपर क्रिटिकल के कंडीशन में हाई एनर्जी थी फ्लो के साथ, हाई एनर्जी, सो वो एनर्जी रेड्यूस हुआ बाय ड्यू टू टर्बुलेंस, जो हेड लॉस हुई उस कारण से कुछ ना कुछ एनर्जी रेड्यूस हुई और वो लो एनर्जी स्टेट में पहुंच गई, जो कि है सब क्रिटिकल स्टेट, लो एनर्जी स्टेट। तो एक बात तो यहां से क्लियर है कि जब भी हाइड्रोलिक जंप हो रही है तो आपका सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में हो रही है, मतलब जो हाइड्रोलिक जंप स्टार्ट होने से पहले जो फ्रॉड नंबर होगी फ्लो में, वो इट विल बी ग्रेटर देन 1 ऑलवेज, और आफ्टर जंप द फ्रॉड नंबर FR विल बी लेस देन 1। इन सब चीजों को एक ही डायग्राम में लिख लो ताकि कंसेप्ट आपका बना रहे। ठीक है, तो चलिए अब जरा इस हेड लॉस के बारे में जरा समझते हैं। ओके, तो देखिए मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक एनर्जी कर्व को जरा अगर देखेंगे, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व को जरा देखेंगे, अगर स्पेसिफिक एनर्जी कर्व किसके किसके बीच था? इट इज ए कर्व बिटवीन डेप्थ ऑफ फ्लो y एंड स्पेसिफिक एनर्जी E। तो देखिए, तो कंसेप्ट देखना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम बिल्डअप करेंगे। तो फॉर ए कांस्टेंट डिस्चार्ज, अभी जो चैनल में ये जो जंप हो रही है ना, तो इस जंप पे जो डिस्चार्ज पास हो रहा है चैनल के थ्रू से, द डिस्चार्ज इज कांस्टेंट, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, डिस्चार्ज आपका कांस्टेंट है, तो स्पेसिफिक एनर्जी कर्व जो बनेगी फॉर ए कांस्टेंट डिस्चार्ज ही बनेगी। तो दिस इज द स्पेसिफिक एनर्जी कर्व, लेट्स सपोज, जो आपने बनाया फॉर ए कांस्टेंट डिस्चार्ज। नाउ लेट्स सपोज करस्पॉन्डिंग टू स्पेसिफिक एनर्जी E, जो अपस्ट्रीम स्पेसिफिक एनर्जी है, ये स्पेसिफिक एनर्जी है आपका E1। तो दिस स्पेसिफिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग, ओके, आपका एक कांस्टेंट डिस्चार्ज के करस्पॉन्डिंग ये जो स्पेसिफिक एनर्जी कर्व है, तो एट स्पेसिफिक एनर्जी E1 जो अपस्ट्रीम पे है, तो आपका 2 डेप्थ ऑफ फ्लो होगा, मतलब सेम डिस्चार्ज कैन बी पास थ्रू द चैनल सेक्शन वाया 2 डेप्थ। लेट्स सपोज दिस इज Y1 and this Y1 is what? This Y1 is depth of flow at the upstream, that is before the start of jump, that is supercritical depth of flow, जो कि है ये Y1 corresponding to specific energy E1। ठीक है, अभी मान लो अगर हेड लॉस नहीं हुआ होता, अभी मान लीजिए अगर हेड लॉस आपका नहीं हुआ होता, तो डाउन स्ट्रीम पे जो स्पेसिफिक एनर्जी थी वो क्या होती? वो भी E1 ही रहती, स्पेसिफिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं होता, कोई कमी नहीं होती, E1 ही होती। तो डाउन स्ट्रीम पे जो डेप्थ ऑफ फ्लो आपका होना चाहिए था, वो क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था Y2, क्योंकि हाइड्रोलिक जंप के केस में आपका हो क्या रहा है कि फ्लो इज चेंजिंग फ्रॉम सुपर क्रिटिकल कंडीशन टू सब क्रिटिकल कंडीशन। सो इफ देयर इज नो हेड लॉस, if there is no head loss, then specific energy at downstream will be remain same as the upstream specific energy, and corresponding to that the depth of flow in downstream will be what? Subcritical depth of flow, that is Y2। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, अब अभी और चीज, यहाँ पे Y1 एंड Y2 को हम क्या कहते हैं? इसको अल्टरनेट डेप्थ कहते हैं, दैट इज depth of flow at a constant specific energy। There are 2 depth of flow at a constant specific energy which are called as alternate depth of flow। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेड लॉस हो रही है। हेड लॉस क्यों हो रही है? फ्लो में अधिक मात्रा में टर्बुलेंस होने के कारण कुछ ना कुछ हेड लॉस हो रही है, जिस कारण से आपका स्पेसिफिक एनर्जी या डाउनस्ट्रीम सेक्शन आपका कम हो रहा है। तो लेट्स सपोज कि इतना हेड लॉस हो गया, दिस हेड लॉस इज अकरिंग ड्यू टू टर्बुलेंस, तो आपका डाउनस्ट्रीम स्पेसिफिक एनर्जी कम हो गया। हाँ, लेकिन वो फ्लो आपका डाउनस्ट्रीम पे सब क्रिटिकल ही है, फ्लो आपका डाउनस्ट्रीम पे सब क्रिटिकल ही है, लेकिन
जो एक्चुअली में सब क्रिटिकल डेप्थ अटेंड होना चाहिए था y2, वो अटेंड ना होके उससे कुछ कम डेप्थ अटेंड होता है, जिसको हम कहते हैं y2 डैश। ठीक है, अब ये जो y2 डैश है एंड दिस y1, इन दोनों को हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे कॉन्जुगेट डेप्थ या फिर सीक्वेंट डेप्थ। कॉन्जुगेट डेप्थ या फिर सीक्वेंट डेप्थ। तो ध्यान रखिए, हाइड्रोलिक जंप के केस में हम कॉन्जुगेट डेप्थ या फिर सीक्वेंट डेप्थ पर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोलिक जंप के केस में काफी मात्रा में टर्बुलेंस के कारण हेड लॉस होती है। अब और एक चीज देखिए, चूंकि हाइड्रोलिक जंप के केस में टर्बुलेंस के कारण काफी मात्रा में हेड लॉस होती है, इसलिए आप अभी ये हेड लॉस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम बेसिकली एनर्जी इक्वेशन वगैरह लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये मान लो सेक्शन 1 है, जहाँ पे आपका जंप स्टार्ट हुआ है, इसको हम सेक्शन 1 कहते हैं, और जहाँ पे जंप एंड हुआ इसको मैं सेक्शन 2 कहता हूँ। तो हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे एनर्जी इक्वेशन लगा के ये हेड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये हेड लॉस नहीं कैलकुलेट किया जा सकता एनर्जी इक्वेशन लगा के, क्योंकि ये हेड लॉस काफी अधिक मात्रा में है। प्लस आपको ये y1 और y2 जो डेप्थ है, इनकी वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये y1 एंड y2 डैश, y1 एंड y2 डैश का जो डेप्थ का वैल्यू है ये पता लगाना होगा, फिर जाके हम एनर्जी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए हाइड्रोलिक जंप के केस में एनर्जी इक्वेशन इज नॉट वैलिड, ओनली मोमेंटम इक्वेशन यू कैन यूज। हम हाइड्रोलिक जंप के केस में क्या यूज कर सकते हैं? ओनली मोमेंटम इक्वेशन। ओके, सो इस डायग्राम को बनाइए और नीचे एक पॉइंट लिखिए। ये लिखिए आप, y1 एंड y2 को क्या कहा जाता है? अल्टरनेट डेप्थ। ओके, दैट इज दिस इज कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी। मींस कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो आपका दो डेप्थ ऑफ फ्लो होगा, एक सब क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो, उसको हम अल्टरनेट डेप्थ कहते हैं। लेकिन हाइड्रोलिक जंप के केस में ये चीज वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हेड लॉस होती है बहुत ज्यादा, उस कारण से डाउनस्ट्रीम स्पेसिफिक एनर्जी कम होता है, जिस कारण से आपका जो फ्लो है वो अल्टरनेट डेप्थ को अचीव ना करते हुए उससे कुछ कम डेप्थ अचीव कर पाता है, लेकिन वो सब क्रिटिकल कंडीशन में ही रहेगा आपका फ्लो। तो उस डेप्थ को, मतलब y2 डैश को हम क्या कहते हैं? y1 एंड y2 डैश को कंजुगेट डेप्थ या फिर सीक्वेंट डेप्थ। ठीक है, इन सब चीजों को हम और डिटेल में लिखवाएंगे आगे, इसका नोट देंगे आपको, घबराने की जरूरत नहीं है। सो अभी कंसेप्ट समझ में आई ना आपको? ये एक इंपॉर्टेंट समझ थी। देखिए, छोटे छोटे बातों से ही कंसेप्ट आपका बनती है। तो यहाँ पे मैंने कैसे छोटे छोटे पॉइंट का यूज किया है? मैंने छोटे छोटे पॉइंट ऐसे इन पॉइंट का यूज किया, जैसे कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। मींस अगर हेड लॉस नहीं हो रहा है तो आपका डेप्थ ऑफ फ्लो जो है, अगर हेड लॉस नहीं हो रहा है तो स्पेसिफिक एनर्जी जो अपस्ट्रीम पे है वो डाउनस्ट्रीम पे होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका डेप्थ ऑफ फ्लो वगैरह सब क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल हो सकता है, तो वो अल्टरनेट डेप्थ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हेड लॉस हो रही है, जिस कारण से आपका यहाँ पे अल्टरनेट डेप्थ की कंसेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। और यहाँ पे क्या कंसेप्ट एप्लीकेबल है? कंजुगेट डेप्थ या फिर सीक्वेंट डेप्थ की। तो एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने यूज किया। तो इसी तरह से आप चीजों को अच्छे से समझिए, अच्छे से सुनिए, ताकि छोटे छोटे कंसेप्ट आप पकड़ पाओ। ओके, सो तो आगे लिखिए, note the location where hydraulic jump start is called as toe of jump. The location where hydraulic jump start is called toe of the jump. Next point, the location where hydraulic jump end is called as end of jump or tail of jump. So लिखिए, the location where hydraulic jump start is called toe of jump. The location where hydraulic jump end or stop is called tail of jump or end of jump. एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोलिक जंप, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ 2-3 पॉइंट हम लिखवाएंगे, इनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चंस, या फिर आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में भी ये चीज पूछी जा सकती है। तो लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, हाइड्रोलिक जंप रिजल्ट इन ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी। ये चीज मैंने बताया, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू टर्बुलेंस। ठीक है, हेंस द कैनाल एट द डाउनस्ट्रीम can be protected if large scale energy is lost in the form of hydraulic jump. मैंने बोला था जो डाउनस्ट्रीम में कैनाल का बेड मटेरियल है, वो अगर हाई एनर्जी फ्लो आ रही है, आप हाई एनर्जी फ्लो अलाउ कर रहे हो डाउनस्ट्रीम में, तो हो सकता है बेड मटेरियल जो है कैनाल का डाउनस्ट्रीम में, उसको वो फ्लो लेके चली जाए अपने साथ। इसलिए उस फ्लो का एनर्जी को आपको लॉस करवाना होगा, ताकि डाउनस्ट्रीम का बेड मटेरियल आपका प्रोटेक्टेड रहे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप के केस में पानी में उछाल आती है, तो उछाल आने के दौरान उसमें मिक्सिंग होता है, पानी का प्रॉपर मिक्सिंग होता है टर्बुलेंस के कारण।
इसलिए एरिएशन में ये मदद करती है। जैसे कि अभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एरिएशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो वहां पर आप हाइड्रोलिक जंप की कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं फॉर एरिएशन, या फिर प्रॉपर मिक्सिंग, या फिर किसी एक केमिकल को अगर आप पानी में मिला के उसको मिक्स करवाना चाहते हो, ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको ये हाइड्रोलिक जंप काफी उपयोगी होगी इन केस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स। Next point, it protect downstream of dam by increasing the depth of water at downstream of dam from effect of seepage pressure। ठीक है, अभी मतलब सीपेज प्रेशर, अब एक मान लीजिए इस तरह से सीपेज प्रेशर या फिर अपलिफ्ट प्रेशर वगैरह जो डाउन डैम के डाउनस्ट्रीम पे लगता है, तो ऊपर से मान लो डाउनस्ट्रीम बेड पे कोई वेट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी डेप्थ ऑफ वाटर आ गई है, तो ऊपर से कोई एक वेट लगा रहा है, तो ये प्रेशर जो नीचे से अप जो प्रेशर जा रही है, इसकी जो इफेक्ट है उसको नलीफाई करता है, इसकी जो इफेक्ट इसको कम करता है। ठीक है, तो डैम के डाउनस्ट्रीम साइड पे जो सीपेज प्रेशर के कारण जो डैमेज हो सकती है, उस चीज से आपको ये हाइड्रोलिक जंप बचाता है बाय इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ फ्लो एट द डाउनस्ट्रीम एंड। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप। इनमें से कोई भी एक पॉइंट आपको एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब लिखिए एक नोट। सो नोट लिखिए, ड्यूरिंग ए हाइड्रोलिक जंप the supercritical depth of flow y1 try to achieve its alternate depth y2. While doing so, it generates a large scale turbulence which result in the head loss, hence the water surface falls short of achieving the alternate depth y2. It achieve a conjugate depth y2 dash। ठीक है, तो जैसे कि मैंने वो डायग्राम आपको बना के दिखाया था स्पेसिफिक एनर्जी कर्व वाला, तो वहां पे मैंने बताया था कि अगर हेड लॉस नहीं होता तब फॉर ए कांस्टेंट डिस्चार्ज जो आपका डेप्थ होता डाउनस्ट्रीम सेक्शन पे वो होता सब क्रिटिकल डेप्थ। ठीक है, मतलब जो होता वो होता अल्टरनेट डेप्थ एट ए फिक्स स्पेसिफिक एनर्जी, दैट इज जो अपस्ट्रीम स्पेसिफिक एनर्जी है वही अगर डाउनस्ट्रीम पे रहता तो जो सब क्रिटिकल डेप्थ होती है उसको हम अल्टरनेट डेप्थ कहते हैं। लेकिन ये होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे टर्बुलेंस काफी अधिक होती है एट जंप लोकेशन, इस कारण से आपका हेड लॉस होता है टर्बुलेंस के कारण, जिस कारण से स्पेसिफिक एनर्जी एट डाउनस्ट्रीम सेक्शन कम होती है, जिस कारण से उसकी करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ है सब क्रिटिकल डेप्थ वो अचीव होता है एक्चुअली में, और उस डेप्थ को हम कहते हैं कॉन्जुगेट डेप्थ, जिसको हम y2 डैश के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो एक इंपॉर्टेंट नोट और लिखिए, इन केस ऑफ अल्टरनेट डेप्थ the specific energy will remain constant। ठीक है, अल्टरनेट डेप्थ के केस में स्पेसिफिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है। कहने का मतलब है कि दिस इज द स्पेसिफिक एनर्जी कर्व, लेट्स सपोज कि किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी पे ई स्पेसिफिक एनर्जी पे दो डेप्थ पॉसिबल है, मतलब एट ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी ई एंड कांस्टेंट डिस्चार्ज देयर आर टू काइंड ऑफ डेप्थ पॉसिबल, वन इज सुपर क्रिटिकल एंड अदर इज सब क्रिटिकल डेप्थ, तो जिसको हम अल्टरनेट डेप्थ कहते हैं। So at a particular specific energy, the alternate depth remains constant, whereas in case of conjugate depth जैसे कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया y1 and y2 dash, these are the conjugate depth जो आपको देखने को मिलता है हाइड्रोलिक जंप के केस में, या फिर इसको सीक्वेंट डेप्थ भी कहा जाता है। ये कांस्टेंट रहती है एट स्पेसिफिक फोर्स। ठीक है, अल्टरनेट डेप्थ के केस में स्पेसिफिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, लेकिन कॉन्जुगेट डेप्थ के केस में स्पेसिफिक फोर्स कांस्टेंट रहेगी। अब व्हाट इज दिस स्पेसिफिक फोर्स, आई विल डिस्कस दिस एलॉबरेटली इन डिटेल, इसका हम डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक फोर्स के मदद से ही आप हाइड्रोलिक जंप का एनालिसिस कर पाओगे, है ना। तो इस पॉइंट को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज स्पेसिफिक फोर्स, और इसका डेरिवेशन भी मैं करके बताऊंगा। ये मोमेंटम इक्वेशन को यूज करके हम इसका डेरिवेशन करेंगे स्पेसिफिक फोर्स का। क्योंकि मैंने एक बात और बारंबार बताया, हाइड्रोलिक जंप के केस में एनर्जी लॉस काफी अधिक हो जाता है, इसलिए उस लॉस इन एनर्जी को निकालने के लिए हम डायरेक्टली एनर्जी इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। The only equation valid in case of hydraulic jump is momentum equation। ये क्वेश्चन भी आता है, पूछता है एग्जामिनेशंस के अंदर आपसे। चलिए तो एनालिसिस करेंगे हाइड्रोलिक जंप का। तो कुछ ना कुछ एजम्पशंस होते हैं हर एक तरह के स्टडीज में, तो हाइड्रोलिक जंप के एनालिसिस में भी कुछ ना कुछ एजम्पशंस हैं। तो वो एजम्पशंस क्या हैं उन पर जरा हम नजर डालते हैं। तो सबसे पहला, द वेलोसिटी इज नियरली कांस्टेंट अक्रॉस द चैनल सेक्शन 1 and 2। ओके, एंड मतलब 1 and 2 मतलब अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम सेक्शन। ये डायग्राम बना लीजिए ऐसा इधर,
ये सेक्शन 1 कह लीजिए, इसे सेक्शन 2 कह लीजिए। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा v, इधर भी वेलोसिटी v, दीज आर नियरली कांस्टेंट, ठीक है, नियरली इक्वल, नियरली सेम। इसलिए जो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर है β1 एंड β2 ये दोनों सेक्शन पे लगभग सेम है, जिसकी वैल्यू है 1। तो दिस इज द फर्स्ट assumption। दूसरा assumption, द प्रेशर इन द लिक्विड वेरीज हाइड्रोस्टैटिकली, मींस यहाँ पे हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वेरिएशन को ही कंसीडर करते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एज ए डेटम रेफरेंस कंसीडर करते हुए उसको जीरो कंसीडर कर लेते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होगा उसका इस तरह का वेरिएशन होगा, ठीक है। सो इन दिस एनालिसिस वी कंसीडर द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वेरिएशन। तो यहाँ पे मान लो प्रेशर फोर्स है P1, इधर प्रेशर फोर्स कितना होगा, लेट्स सपोज P2, ओके। सो लिखिए इस पॉइंट को, द प्रेशर इन द लिक्विड वेरीज हाइड्रोस्टैटिकली एंड वी कंसीडर ओनली गेज प्रेशर ओनली since atmospheric pressure act on all surface and its effect is cancel out, okay। कहने का मतलब है कि एक्चुअली में जो प्रेशर वेरिएशन होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज द फ्लूइड फ्लो सिस्टम, ओके। तो यहाँ पे ये मान लो आपका फ्री सरफेस है, तो फ्री सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक एक्ट कर रही होगी, तो कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक एक्ट कर रही होगी, मान लो दिस इज P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वेरिएशन इस तरह से लोगे, तो ये होगा आपका ओवरऑल प्रेशर वेरिएशन और ये वैल्यू क्या होगी, रो जी एच। तो ये टोटल प्रेशर PA प्लस रो जी एच, ओके, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू G इनटू H अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। ये क्या होती है, एब्सोल्यूट प्रेशर P ABS, P एब्सोल्यूट, ओके। तो उसी तरह से डाउनस्ट्रीम पे आप देखोगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P है, फिर आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का वेरिएशन। तो अब जब हम नेट प्रेशर निकालने का कोशिश करेंगे, नेट फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये PA दोनों बगल से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, ये गेज प्रेशर ये जो रो जी एच वैल्यू है, रो जी एच, एच मींस डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस, एच, ओके, दिस इज द डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस। तो यही केवल बचेगा। तो हम जो वेरिएशन है वो हाइड्रोस्टैटिक कंसीडर करते हैं एंड वी ओनली कंसीडर द गेज प्रेशर। सिंपल सी बात है, इन सब चीजों को assumption के रूप में लिखा गया है, बस ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, हेड लॉस ड्यू टू, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरलाइन करिए। ओनली लॉस ड्यू टू टर्बुलेंस इज कंसीडर्ड, ओनली लॉस ड्यू टू टर्बुलेंस इज कंसीडर्ड। फोर्थ पॉइंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चैनल इज वाइड रेक्टेंगुलर चैनल एंड द बेड ऑफ द चैनल इज हॉरिजॉन्टल। जो आपका चैनल है जिसमें हम हाइड्रोलिक जंप का एनालिसिस करेंगे, इट इज ए वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, और जो चैनल की बेड है इट इज हॉरिजॉन्टल, मतलब इस पे किसी भी तरह का इंक्लिनेशन वगैरह नहीं है। तो मान लो अगर किसी भी तरह का इंक्लिनेशन वगैरह नहीं है, इस कारण से आप ये कह सकते हो किसी भी तरह का इस फ्लूइड पे किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स नहीं है एक्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ये भी एक तरह का assumption है जो पॉइंट नंबर 5 में लिखा है कि देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्स और बॉडी फोर्स अदर देन ग्रेविटी फोर्सेस, ठीक है। So these are the some assumptions involved in the analysis of hydraulic jump which you must remember, क्योंकि एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं इन assumptions को, या फिर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आपसे कह दिया जाएगा, ओके। तो चलिए अब एनालिसिस करते हैं हाइड्रोलिक जंप का। तो हेडिंग बनाइए, मोमेंटम इक्वेशन इन केस ऑफ रैपिडली वेरिड फ्लो। सो मान लीजिए दिस इज योर चैनल बेड, दिस इज योर चैनल बेड जो कि इंक्लाइंड है एट सम एंगल थीटा, ओके। और यहाँ पर एक हाइड्रोलिक जंप होती है, तो आपका डेप्थ ऑफ फ्लो था ये, जिसको हम कहते हैं y1, एंड आफ्टर हाइड्रोलिक जंप द फ्लो अटेन्स ए डेप्थ जिसको हम कहते हैं y2 डैश, ठीक है। सो यहाँ पर हमको एनालिसिस करना है। लेट्स सपोज प्रेशर फोर्स एट सेक्शन 1 इज P1, इसे मैं सेक्शन 1 कंसीडर करूंगा, एंड प्रेशर फोर्स एट सेक्शन 2 इज P2। दिस इज द जंप लोकेशन, यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप हुई है, ओके। तो मैं एक कंट्रोल वॉल्यूम कंसीडर करूंगा जिसपे मैं एनालिसिस करूंगा। तो लेट्स सपोज कि ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है, दिस इज माय कंट्रोल वॉल्यूम CV, कंट्रोल वॉल्यूम, इस पे हमें एनालिसिस करनी है। तो इस कंट्रोल वॉल्यूम का अपना एक CG होगा, उस CG से इसका एक वेट एक्ट कर रही होगी W। सो इसका अगर कंपोनेंट लें तो नॉर्मल कंपोनेंट होगा W cos थीटा, सो दिस इज थीटा, एंड दिस इज W sin थीटा, टेंजेंशियल कंपोनेंट W sin थीटा। मान लो
बेड पे जो फ्रिक्शन है इट इज फ्रिक्शन फोर्स Ff। ओके, तो अब चलिए, तो इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो अगर हम नेट फोर्स का इक्वेशन लिखें तो हमारे पास है P1 माइनस P2 प्लस W साइन थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू मोमेंटम एट सेक्शन 2 माइनस मोमेंटम एट सेक्शन 1। नाउ हाइड्रोलिक जंप के केस में जो एजम्पशंस हैं उन एजम्पशंस को अगर हम यूज करें यहाँ पे तो एजम्पशंस क्या है कि फ्रिक्शनलेस एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस। सो फॉर frictionless and horizontal surface हम ये कह सकते हैं W sin थीटा का जो कंपोनेंट है it will be 0 and force due to friction will be 0। so therefore P1 minus P2 equal to M2 minus M1। तो इस इक्वेशन को जरा अरेंज करेंगे अगर तो हमें पता चलेगा P1 प्लस M1 इक्वल टू P2 प्लस M2। सो आपके पास जो इक्वेशन अभी मिला ध्यान से देखिएगा वो मिला P1 प्लस M1 इक्वल टू P2 प्लस M2। ये सारे एकदम बेसिक्स हैं। अभी इस इक्वेशन को अगर मैं यूनिट वेट से डिवाइड कर दूं, जो भी फ्लूइड है उसका यूनिट वेट से P1 प्लस M1 अपॉन गामा यूनिट वेट। ओके, ये क्या है यूनिट वेट। सो इक्वल टू P2 प्लस M2 अपॉन गामा यूनिट वेट से डिवाइड कर दूं तो ये जो मिल रहा है सो दिस इज नथिंग बट दिस इज द स्पेसिफिक फोर्स। इसे ही हम स्पेसिफिक फोर्स कहते हैं। तो एक नोट लिखिए, हाइड्रोलिक जंप इन ए हॉरिजॉन्टल एंड फ्रिक्शनलेस सरफेस। ऐसे लिखिए, इन केस ऑफ हाइड्रोलिक जंप इन ए हॉरिजॉन्टल एंड frictionless surface the specific force remains constant। ओके, अब जरा बात करते हैं। तो स्पेसिफिक फोर्स आपको पता चल गया। तो स्पेसिफिक फोर्स ये सब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए। स्पेसिफिक फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, इसका हमने फॉर्मूला भी डिराइव किया P प्लस M अपॉन यूनिट वेट गामा। दिस इज द स्पेसिफिक फोर्स। तो यहाँ पे P क्या है, इट इज प्रेशर फोर्स। तो प्रेशर फोर्स हम कैसे निकालेंगे, यूनिट वेट इनटू Cg। ओके, Cg ऑफ एक्टिंग इनटू एरिया, जिस एरिया पे एक्ट कर रहा है। सिमिलरली M इक्वल टू क्या है, इट इज मोमेंटम फ्लक्स या फिर इस M को आप क्या कह सकते हो, इस M का दूसरा नाम क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसी को हम मोमेंटम फ्लक्स कहते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आप इसको कैसे लिखोगे, m डॉट v। ठीक है, तो ये हो गया स्पेसिफिक फोर्स का जानकारी। अच्छा, अब यहाँ पे लिख लीजिए गामा इक्वल टू क्या है, यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड। सो इक्वल टू क्या, रो जी। आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए जरा स्पेसिफिक फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल। ओके, सो मेक ए हेडिंग स्पेसिफिक फोर्स इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल।
specific force in case of rectangular of a rectangular channel. सो यहाँ पे मैं स्पेसिफिक फोर्स कैलकुलेट करूंगा इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल। तो ध्यान रहे, जो भी मैं एनालिसिस करके जो भी मैं रिजल्ट निकालूंगा वो ना केवल रेक्टेंगुलर चैनल के लिए एप्लीकेबल होगा बट फॉर ऑल चैनल्स, ऑल क्रॉस सेक्शन, एनी टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो चलिए स्पेसिफिक फोर्स F इक्वल टू, आपने देखा जो फॉर्मूला है P प्लस M अपॉन यूनिट वेट। तो इसको हम इस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू यूनिट वेट इनटू गामा बार A in divided upon unit weight plus rho q, okay, means m dot v ना, तो m dot v means rho q v upon unit weight। ओके, सो अभी यहां से ये कैंसिल हो जाएगा ये दोनों टर्म। तो फाइनली आपको जो इक्वेशन मिलेगी a y बार प्लस y बार मीन्स cg ऑफ प्रेशर डायग्राम, cg ऑफ प्रेशर डायग्राम, या फिर y बार को आप ऐसे देख सकते हो कि जो प्रेशर फोर्स जहां पर एक्ट कर रहा है उसके cg पर, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आपका ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो cg होगा y/2, ओके, मीन्स आपका प्रेशर फोर्स जहां पर एक्ट कर रहा है उधर उसका cg। सो a प्लस a y बार प्लस रो क्यू v अपॉन यूनिट वेट। सो इसको हम थोड़ा और एक्सपैंड करेंगे, F इक्वल टू a y बार प्लस, अभी देखिए रो क्यू v, तो मैं रो क्यू v अपॉन रो g इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो यहां से रो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, F इक्वल टू a y बार प्लस q इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, अगेन q हो जाएगा अपॉन ag। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आपको निकल के आएगी a y बार F इक्वल टू a y बार प्लस q स्क्वायर अपॉन ag। सो ये निकल गया इक्वेशन फॉर स्पेसिफिक फोर्स। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and this is the important equation and this is the equation for specific force। okay, this is what, this is equation for specific force। और ये इक्वेशन हर एक टाइप ऑफ चैनल क्रॉस सेक्शन के लिए एप्लीकेबल है, not only for rectangular but this equation, this is a standard equation for specific force and this is applicable for all type of cross section apart from rectangular cross section। ठीक है, तो अब जरा rectangular cross section के केस में हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो लेट्स सपोज आपके पास एक कोई rectangular cross section है जिसमें आपका डेप्थ ऑफ फ्लो है y, ओके, लेट्स सपोज y इज योर डेप्थ ऑफ फ्लो। नाउ यहाँ पे जो y बार है, यहाँ पे जो ये y बार है, ये y बार क्या है, ध्यान दीजिएगा कि फ्रॉम फ्री सरफेस दिस cg कहां पर एक्ट करेगा, इसको हम कहेंगे y बार। ओके, फ्री सरफेस से cg अगर मेजर करते हो तो उसे हम कहेंगे y बार। ओके, y बार इज व्हाट, cg ऑफ द क्रॉस सेक्शन फ्रॉम फ्री सरफेस, cg ऑफ क्रॉस सेक्शन फ्रॉम फ्री सरफेस, फ्रॉम फ्री सरफेस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, अदर देन रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन अगर आ जाएगा तो आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो वहां पर y बार कैसे निकालोगे, फ्रॉम फ्री सरफेस cg कहां पर एक्ट करेगा वो निकाल लेना उस क्रॉस सेक्शन का, वही होगा y बार। तो F इक्वल टू जो आपका फाइनल इक्वेशन था a y बार प्लस q स्क्वायर अपॉन ag, ये हमने निकाला था जनरल इक्वेशन फॉर द स्पेसिफिक फोर्स। तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं एज F1 प्लस F2। ओके, तो यहाँ पे जरा आप कैलकुलेट करिए, F1 इक्वल टू क्या होगा फॉर दिस रेक्टेंगुलर सेक्शन, एरिया इंटू y बार, एरिया इक्वल टू
इसका विड्थ है मान लो b, तो एरिया इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया b इंटू वाई बार इक्वल टू वाई बाई टू इक्वल टू F1। ओके, अब F2 क्यू स्क्वायर अपॉन ए जी, तो इसको जरा कैलकुलेट करिए, क्यू स्क्वायर अपॉन बी इंटू वाई इंटू जी, तो इक्वल टू, अभी हम इसको ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं कि एक b से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा नीचे और एक b से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा जो एक्सप्रेशन बचेगा वो क्या बचेगा, स्मॉल क्यू स्क्वायर b अपॉन जी वाई। ठीक है, सो F1 आपका निकल गया कितना, बी वाई स्क्वायर अपॉन 2 एंड F2 आपका कितना निकल गया, क्यू स्क्वायर बी अपॉन जी वाई। ओके, अब जरा हम स्पेसिफिक एनर्जी कर्व देखते हैं, सॉरी स्पेसिफिक फोर्स कर्व। तो ये देखिए, ये जो F1 है ये एक पैराबोलिक वेरिएशन है इसका, और ये जो है F2 का वेरिएशन, इट इज वन टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू y हम वेरिएशन किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, डेप्थ ऑफ फ्लो के रेस्पेक्ट में f का वेरिएशन हम देखेंगे। तो डेप्थ ऑफ फ्लो के रेस्पेक्ट में स्पेसिफिक फोर्स का वेरिएशन इन केस ऑफ F1 इज पैराबोलिक, बट डेप्थ ऑफ फ्लो मतलब स्पेसिफिक फोर्स का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ ऑफ फ्लो इन केस ऑफ F2 इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, तो इसको यूज करके हम एक कर्व बना सकते हैं और उस कर्व को हम कहेंगे स्पेसिफिक फोर्स कर्व। तो स्पेसिफिक फोर्स कर्व, तो जरा ध्यान दीजिएगा, जो स्पेसिफिक फोर्स कर्व होगी ये जो हम बनाएंगे, ये बनाएंगे फॉर ए कांस्टेंट डिस्चार्ज, फॉर कांस्टेंट डिस्चार्ज, फॉर कांस्टेंट डिस्चार्ज Q। ठीक है, डिस्चार्ज आपका कांस्टेंट है Q। तो चलिए जरा स्पेसिफिक फोर्स कर्व कैसा दिखेगा हम जरा देखते हैं। तो ये जो कर्व, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो कर्व हम अभी देख रहे हैं, ये कर्व हम आपको बनाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू ये कंसीडर करके कि आपका क्रॉस सेक्शन जो था रेक्टेंगुलर था, बट जो फाइनल कर्व निकल के आएगा, दैट कर्व इज एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन, नॉट ओनली रेक्टेंगुलर बट इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये सब जो बातें हम कह रहे हैं, ये सब बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा और एक नोट बना के लिखते चलिएगा। हम नोट ऐसे हम भी नोट लिखवा देंगे। तो लेट्स सपोज हियर इज द डेप्थ ऑफ फ्लो, और इस डायरेक्शन में आप देखोगे स्पेसिफिक फोर्स। तो सबसे पहला वेरिएशन हम देखेंगे F1 का। तो F1 का जो वेरिएशन है ये पैराबोलिक है, ये कुछ इस तरह से रहेगा। ओके, F1 का वेरिएशन F1 इक्वल टू बी वाई स्क्वायर अपॉन 2। नेक्स्ट जो वेरिएशन हम देखेंगे वो देखेंगे F2 का, वो कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो कुछ इस तरह से इसका वेरिएशन आएगा, F2 इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी अपॉन जी वाई। अभी इन दोनों कर्व का एक नेट रिजल्टेंट कर्व निकल के आएगी। आप अगर देखोगे फॉर ए कांस्टेंट डिस्चार्ज, तो वो कर्व कुछ इस तरह का नजर आएगा। ओके, इस तरह का। तो फॉर दिस कांस्टेंट डिस्चार्ज Q इक्वल टू कांस्टेंट, इस तरह का एक रिजल्टेंट कर्व निकल के आएगा, ये पिंक वाला, और इसी को हम कहेंगे स्पेसिफिक फोर्स कर्व, स्पेसिफिक फोर्स कर्व। ओके, सो यहां पे ये लिख लीजिए, दिस वेरिएशन इज पैराबोलिक एंड दिस वेरिएशन इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इस कर्व को जरा एनालिसिस करते हैं, और एक नोट बना के लिख लो यहां पे आप, कि नोट लिखिए, दिस कर्व इज applicable for any type of cross section, this curve is applicable for any type of cross section, for any type of cross section। ओके, अभी और एक नोट बना के लिख लीजिए। अभी तक जो इंपॉर्टेंट समरी आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखनी है, स्पेसिफिक फोर्स का इक्वेशन F इक्वल टू P प्लस M अपॉन यूनिट वेट।
ओके, P प्लस एम अपन यूनिट वेट। और इसको जो हमने कैलकुलेट किया, इसका जनरल इक्वेशन जो हमने निकाला, जो कि किसी भी क्रॉस सेक्शन के लिए एप्लीकेबल है, ए वाई बार प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ए जी। ठीक है, ये इक्वेशन, ये ध्यान रखनी है आपको। फिर यहाँ पे वाई बार आपको ध्यान रखना है। वाई बार क्या है कि जो फ्री सरफेस होगा वहां से सी जी आप मेजर करोगे, इसको हम कहेंगे वाई बार। ठीक है, ये नोट एक बना के रखिए, ये फॉर्मूला ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट आपको स्पेसिफिक फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कह दिया जाता है। देन अंडर सच केसेस यू मस्ट यूज दिस डायरेक्ट इक्वेशन फॉर एनी टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन। हो सकता है आपका ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन दे दिया हो, या फिर हो सकता है आपका ट्रापेजोइडल क्रॉस सेक्शन दे दिया हो। तो किसी भी केस में फॉर ए कांस्टेंट डिस्चार्ज यू विल कैलकुलेट द स्पेसिफिक फोर्स इन दिस मैनर। ओके, इस पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गेट पर आए हुए हैं इस कांसेप्ट पर, इसलिए हम कह रहे हैं। ओके, तो अब चलिए जरा स्पेसिफिक फोर्स कर्व का एनालिसिस करते हैं। तो स्पेसिफिक फोर्स कर्व से हमको क्या समझ में आता है, जरा देखते हैं। तो लेट्स सपोज कि दिस इज योर डेप्थ ऑफ फ्लो एंड दिस इज योर स्पेसिफिक फोर्स। ओके, सो मान लीजिए कि चैनल के थ्रू से कोई एक कांस्टेंट डिस्चार्ज पास हो रही है, जिसको हम कहते हैं Q1। ओके, ये आपका स्पेसिफिक फोर्स कर्व था। लेट्स सपोज चैनल के थ्रू से एक कांस्टेंट डिस्चार्ज पास हो रही है, जिसको हम कहते हैं Q। ओके, Q इक्वल टू, लेट्स सपोज इट इज Q1। नाउ अच्छा, Q पर यूनिट विड्थ आप कंसीडर कर लो इधर, स्मॉल q, Q1। ओके, दिस इज Q पर यूनिट विड्थ। अभी देखिए, फॉर ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक फोर्स, लेट्स सपोज कि आपके पास एक स्पेसिफिक फोर्स है जिसकी वैल्यू है F इक्वल टू F1। ओके, जिसकी वैल्यू है F इक्वल टू F1। सो एट ए कांस्टेंट स्पेसिफिक फोर्स जो आपका डेप्थ ऑफ फ्लो होगा, तो देखिए इन केस ऑफ हाइड्रोलिक जंप जो अपस्ट्रीम डेप्थ ऑफ फ्लो होगा उसको हम कहेंगे y1 व्हिच इज द सुपर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो, एंड द डाउनस्ट्रीम डेप्थ ऑफ फ्लो जो होगी उसको हम कहेंगे y2 डैश व्हिच इज द सब क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। ठीक है, फॉर ए कांस्टेंट स्पेसिफिक फोर्स। नाउ अगर आप डिस्चार्ज इंक्रीज करोगे तो क्या होगा। तो देखिए, लेट्स सपोज कि आपने डिस्चार्ज इंक्रीज किया, तो ये जो स्पेसिफिक फोर्स कर्व है ये इस तरफ शिफ्ट होगा, मींस राइट। तो लेट्स सपोज कि डिस्चार्ज इंक्रीज करके Q1 से हमने Q2 कर दिया, तो Q1 से हमने डिस्चार्ज को इंक्रीज करके Q2 कर दिया। ओके, सो ये जो Q2 है मींस हम डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ कंसीडर कर रहे हैं। लेट्स सपोज Q1 से हमने Q2 कर दिया, तो देखिए जैसे जैसे आपका डिस्चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो आपका अपस्ट्रीम जो डेप्थ ऑफ फ्लो था, मतलब सुपर क्रिटिकल जो डेप्थ ऑफ फ्लो था, ये प्रीवियस इससे पहले जो सुपर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो थी, मतलब करस्पॉन्डिंग टू डिस्चार्ज Q1 जो सुपर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो आपके पास था वो था y1। लेकिन आपने जैसे ही डिस्चार्ज इंक्रीज किया तो अब जो जाके आपके पास सुपर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो आपको मिल रहा है अपस्ट्रीम पे, वो मिल रहा है y1। लेट्स सपोज इसको हम कहते हैं y1 डैश। तो दिस y1 डैश इज ग्रेटर देन y1 की नहीं। ठीक है, तो ये बात नोट करने वाली बात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे आपका डिस्चार्ज इंक्रीज होगा देन द सुपर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो ओके विल इंक्रीज। ओके, द सुपर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो विल इंक्रीज एंड आपका जो सब क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो है, जो डाउनस्ट्रीम पे सब क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो अटेन्ड हो रहा है कॉन्जुगेट डेप्थ, वो आपका कम हो रहा है, मींस y2 डबल डैश हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आप फॉर स्पेसिफिक फोर्स आपका सेम है, F1 ही है, स्पेसिफिक फोर्स आपका सेम है, लेकिन आप डिस्चार्ज अगर चेंज किए तो जैसे डिस्चार्ज आपने चेंज किया तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या हुआ, आपका डेप्थ जो है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम पे चेंज हो गया। और वो कैसे किस तरह से चेंज हुआ, वो कुछ ऐसा चेंज हुआ कि अपस्ट्रीम पे डेप्थ आपका इंक्रीज हुआ बट द डाउनस्ट्रीम डेप्थ आपका डिक्रीज हुआ। अपस्ट्रीम पे डेप्थ आपका इंक्रीज हुआ एंड डाउनस्ट्रीम पे आपका डेप्थ क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेसिफिक फोर्स कर्व। ओके, स्पेसिफिक फोर्स कर्व। अब यहाँ पे एक चीज लिख लीजिए, नोट बना लीजिए इधर कि Q2 इज ग्रेटर देन Q1, मींस पता चले आपको कि डिस्चार्ज को इंक्रीज किया गया है। तो अब जरा चलिए और हम कुछ एनालिसिस करते हैं इस स्पेसिफिक फोर्स कर्व का। तो मेरा इंटरेस्ट है कि किसी एक पर्टिकुलर गिवन डिस्चार्ज के लिए मिनिमम स्पेसिफिक फोर्स कितना हो सकता है, किसी भी एक पर्टिकुलर गिवन डिस्चार्ज के लिए मिनिमम स्पेसिफिक फोर्स कितना हो सकता है। तो हेडिंग बनाइए, मिनिमम स्पेसिफिक फोर्स
specific force F mean for a given discharge Q, for a given discharge Q. ओके, तो लेट सपोज आपके पास कोई गिवन डिस्चार्ज है Q, जैसे कि ये Q, ये पिंक वाली Q, तो इस डिस्चार्ज के करस्पॉन्डिंग मतलब मिनिमम स्पेसिफिक फोर्स चैनल का कितना हो सकता है और वो किस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग होगा, ये चीज आपको निकालनी है। तो F मिनिमम आपको निकालनी है। F मिनिमम इक्वल टू क्या है, तो इक्वेशन इसका क्या है, स्पेसिफिक फोर्स की इक्वेशन क्या है, एरिया इंटू वाई बार प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन जी, क्यू स्क्वायर अपॉन ए जी। ओके, सो आपको स्पेसिफिक फोर्स मिनिमम करना है तो आपको इक्वेशन क्या लिखना है, डी एफ अपॉन डी वाई मस्ट बी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या है, ये मान लो F1 है एंड दिस इज F2, मीन्स आपको डी F1 अपॉन डी वाई प्लस डी F2 अपॉन डी वाई इक्वल टू 0 सॉल्व करनी है ना। तो चलिए जरा सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहला आपके पास है d एरिया इंटू वाई बार अपॉन डी वाई। तो जरा इसको एक्सपेंड करिए, d अपॉन डी वाई, एरिया को b इंटू वाई लिख सकते हैं फॉर रेक्टेंगुलर चैनल मान लिया, वाई बार इक्वल टू वाई बाई 2, तो d बी वाई स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन डी वाई, सो इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स b बाई 2 इंटू वाई इक्वल टू, फाइनली आपका जो इक्वेशन बन रहा है ये क्या बन रहा है, b इंटू वाई इक्वल टू एरिया। इसका मतलब क्या हुआ, d डेरिवेटिव ऑफ डी ए वाई बार बाई डी वाई इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू एरिया ए। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला जो है, तो अच्छा चलिए इस हम क्या करते हैं, हम पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप पूरे का डिफरेंशिएशन करोगे, मीन्स हमको लिखना है डी एफ अपॉन डी वाई इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, डी ए वाई बार अपॉन डी वाई प्लस डी क्यू स्क्वायर अपॉन ए जी अपॉन डी वाई इक्वल टू 0 हमको सॉल्व करनी है। तो हम लिख सकते हैं ए प्लस सॉरी ए प्लस, ओके। अभी ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन, यहाँ पे एरिया के अंदर आपका b इंटू वाई है, यहाँ पे जो एरिया है ये जैसे कि b इंटू वाई, तो इसके अंदर भी डेप्थ है ना, तो आपको डिफरेंशिएशन डेप्थ के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये चीज ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है, आप सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर निकालिए, वो क्या है, क्यू स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है, इनटू हम एरिया को डिफरेंशिएट कर देंगे डायरेक्ट, तो माइनस ए पावर माइनस 2 डी ए अपॉन डी वाई, डी ए अपॉन डी वाई इक्वल टू 0। तो आपका क्या होगा, फाइनली एक्सप्रेशन a माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन g इंटू, ये देखिए डी ए इंटू डी वाई, डी ए अपॉन डी वाई इक्वल टू क्या, इक्वल टू टॉप विड्थ ऑफ फ्लो इक्वल टू t, जिसको हम कहेंगे टॉप विड्थ ऑफ फ्लो, टॉप विड्थ ऑफ फ्लो, ओके। तो ये इक्वल टू 0। तो जरा इसको सिंप्लीफाई करिए इस ऊपर वाले इक्वेशन को, तो आपको क्या मिलेगा, a इक्वल टू क्यू स्क्वायर टी अपॉन ए स्क्वायर जी, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब इक्वल टू 1। तो ये क्या है, ये जो कंडीशन निकल के आया क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब इक्वल टू 1, ये क्या है, ये फ्रॉड नंबर इक्वल टू 1, यही कंडीशन है क्या, एफ आर इक्वल टू 1। तो एफ आर इक्वल टू 1 किस कंडीशन में होता है, क्रिटिकल कंडीशन में क्या, क्रिटिकल फ्लो कंडीशन में क्या। तो इसलिए फॉर ए गिवन डिस्चार्ज द मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी पॉसिबल इज करस्पॉन्डिंग टू क्रिटिकल फ्लो कंडीशन, क्या इज करस्पॉन्डिंग टू क्रिटिकल फ्लो कंडीशन। और तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि ये जो कर्व देखिए, तो यहाँ पे ये जो डिस्चार्ज पिंक वाले कर्व को देखिए, यहाँ पे जो डिस्चार्ज क्यू गिवन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम स्पेसिफिक फोर्स, सॉरी
यहाँ पे स्पेसिफिक फोर्स का बात कर रहे हैं। मिनिमम स्पेसिफिक फोर्स F मिनिमम फॉर दिस गिवन डिस्चार्ज विल बी करस्पॉन्डिंग टू क्रिटिकल फ्लो कंडीशन, और क्रिटिकल फ्लो कंडीशन के करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ ऑफ फ्लो होगी उसको आप क्या कहो, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। आप इसको YC से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो दी मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी करस्पॉन्ड, तो इसको हम इस स्टेटमेंट को ऐसे भी समझ सकते हैं कि दी मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ the minimum specific force of a channel corresponding to which a given discharge Q can be passed through the channel is nothing but the specific force in the channel corresponding to critical flow condition। हम इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट आइडियाज है, डिफरेंट थॉट्स हैं समझने की बात, लेकिन बात ध्यान रखिए कि फॉर ए गिवन discharge the minimum specific force that can be possible, okay, and corresponding to which that discharge can be passed through the channel is corresponding to critical flow condition। so this is very important point, इसको आप नोट बना के लिखिए। नोट कि for a given discharge आप वीडियो को जब तक पूरा नहीं देखोगे, डिटेल में नहीं देखोगे, सब कुछ नहीं देखोगे जो हम सब कुछ बता रहे हैं, तब और नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो आप कंप्लीट देखिए वीडियो को, अच्छे से समझिए, अच्छे से सुनिए, सब चीज का नोट बनाइए, टाइम टू टाइम रिवीजन करिए, ओके। सो आपका कंसेप्ट सही रहेगा, न्यूमेरिकल्स बनेंगे, प्रैक्टिस करिए टाइम टू टाइम, ये बहुत जरूरी है। जो भी डेरिवेशंस हम करवाते हैं उसको आप प्रैक्टिस करिए। वुड करस्पॉन्ड टू द क्रिटिकल फ्लो कंडीशन, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने अभी स्पेसिफिक फोर्स कर्व का हमने अभी एक रिजल्ट देखा कि कोई एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज को उस चैनल से पास किया जा सकता है करस्पॉन्डिंग टू क्रिटिकल फ्लो कंडीशन, एंड उस क्रिटिकल फ्लो कंडीशन के करस्पॉन्डिंग जो स्पेसिफिक फोर्स होगी वो सबसे मिनिमम होगी, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट नोट जो हमने ऑब्जर्व किया था वो ये ऑब्जर्व किया था कि जैसे हम डिस्चार्ज को इंक्रीज करते हैं, इफ वी इंक्रीज द डिस्चार्ज, तो क्या होता है आपका y1 जो है y1 इंक्रीज होके y1 डैश हो जाता है। तो y1 डैश ये क्या है, प्री जंप हाइट, मतलब जंप होने से पहले, हाइड्रोलिक जंप होने से पहले जो हाइट ऑफ जंप था वही है ना y1। तो डिस्चार्ज इंक्रीज होने के कारण प्री जंप हाइट इंक्रीजेस, बट द पोस्ट जंप हाइट, मतलब जो डेप्थ अटेन करता है आफ्टर द हाइड्रोलिक जंप, इट डिक्रीजेस, मतलब y2 डैश से y2 डबल डैश हो जाती है, ठीक है। तो इस बात को लिखिए कि आपने इसको कर्व से भी आप देख सकते हो, ये जो कर्व हमने आपको डिस्कस किया था कि देखिए जैसे हमने डिस्चार्ज Q2 कर दिया तो जो आपका प्री जंप हाइट था y1 ये इंक्रीज होके y2 आ गया, ठीक है। y1 इंक्रीज होके y2 हो गया, प्लस पोस्ट जंप हाइट जो था वो डिक्रीज होके y2 डबल डैश हो गया, ठीक है, विथ इंक्रीज इन डिस्चार्ज। स्पेसिफिक फोर्स आपका कांस्टेंट है, F1 ही है, लेकिन केवल डिस्चार्ज इंक्रीज होने से ये गतिविधियां आपको देखने को मिली। तो इस बात को लिखिए। अच्छा यहाँ पे एक पेज मिस हो गया क्या, तो यहीं पे लिख देते हैं ना नोट। तो नोट बनाइए कि विथ इंक्रीज इन डिस्चार्ज, the pre-jump height will increase from y1 to y1 dash, and the post jump height will decrease from y2 dash to y2 डबल डैश। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, इस नोट को ध्यान में रखिए। अभी जरा और एक कंसेप्ट हम जरा देखते हैं।
अभी जो कंसेप्ट हम देखेंगे, सॉरी जस्ट मिनट, हाँ अभी जो कंसेप्ट हम देखेंगे वो कंसेप्ट जरा ये देखते हैं कि फॉर ए गिवन स्पेसिफिक एनर्जी, फॉर ए गिवन स्पेसिफिक एनर्जी हम मैक्सिमम डिस्चार्ज किसी एक पर्टिकुलर चैनल से, सॉरी फॉर ए गिवन स्पेसिफिक फोर्स, यहाँ पे स्पेसिफिक फोर्स का एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम ये पता लगाना चाहेंगे जैसे कि यहाँ पे स्पेसिफिक फोर्स आपको मैंने दे दिया था F इक्वल टू F1, तो करस्पॉन्डिंग टू दिस स्पेसिफिक फोर्स F इक्वल टू F1, इस स्पेसिफिक फोर्स के करस्पॉन्डिंग हम मैक्सिमम डिस्चार्ज इस चैनल से पास करवा सकते हैं, तो किस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग पास करवा सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज आपको अब निकालनी है, तो हेडिंग बनाइए कि मैक्सिमम डिस्चार्ज फॉर ए गिवन स्पेसिफिक फोर्स, पॉइंट नंबर 2, मैक्सिमम डिस्चार्ज फॉर ए गिवन स्पेसिफिक फोर्स F कितना होगा, ओके। तो स्पेसिफिक फोर्स का इक्वेशन क्या है, एरिया इंटू वाई बार प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ए जी, लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो यहां से हमको अभी मैक्सिमम डिस्चार्ज निकालनी है ना, तो हमको क्या करना है, डी क्यू, ओके, हमको डिफरेंशिएट करना है डी क्यू विद रेस्पेक्ट टू डी वाई, इस कंडीशन को हम लिखेंगे तब जाके हमको मैक्सिमम डिस्चार्ज निकलेगा, डी क्यू इक्वल टू डी वाई। तो इसके लिए हमको क्यू निकालनी है, तो क्यू इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए जी इंटू ब्रैकेट एफ माइनस एरिया इंटू वाई बार, ये मैं लिख सकता हूं। तो फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज, जस्ट ए मिनट, फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज dq upon dy must be equal to 0, सो डिफरेंशिएट करिए dq को विद रेस्पेक्ट टू y, तो आपको मिलेगा 1 अपॉन 2 रूट अंडर a dy अपॉन डी, सॉरी dA अपॉन dy इंटू रूट अंडर f माइनस ए वाई बार प्लस, मतलब हम डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v का जो फॉर्मूला लगाए, ये वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ uv, ओके, प्लस रूट अंडर a इंटू g, तो कांस्टेंट है ना, g को मैंने निकाल दिया, g का डिफरेंशिएशन करने का कोई जरूरी नहीं है, रूट अंडर a 1 अपॉन 2 रूट अंडर f माइनस ए वाई बार इंटू माइनस ए इक्वल टू 0, तो इसको जरा अरेंज करिए, 1/2 रूट अंडर ए इंटू टी, डी अपॉन डी वाई इक्वल टू टी हो जाएगा, इंटू रूट अंडर एफ माइनस ए वाई बार इक्वल टू आपका क्या निकल के आ रहा है, a पावर 3/2 टू रूट अंडर f माइनस ए वाई बार, ठीक है। सो इसको जरा और सिंप्लीफाई करिए, तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या निकल के आएगा, t अपॉन ए स्क्वायर f माइनस ए वाई बार इक्वल टू 1, ठीक है। अभी इक्वेशन 1 से हम f माइनस ए वाई बार का वैल्यू निकाल लेंगे, तो इक्वेशन 1 से मीन्स इस वाले इक्वेशन से f माइनस ए वाई बार, तो f माइनस ए वाई बार करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर अपॉन ए जी, तो इस वैल्यू को इधर पुट कर देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं t अपॉन ए स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए जी इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर अपॉन जी ए क्यू टी इक्वल टू 1, तो ये क्या है, अगेन यही क्रिटिकल कंडीशन आ गया क्या, एफ आर इक्वल टू 1,
ये भी क्रिटिकल कंडीशन आ गया FR इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, इसी के बगल में एक नोट बना के लिखिए कि फॉर ए गिवन स्पेसिफिक फोर्स, फॉर ए गिवन स्पेसिफिक फोर्स F, the maximum discharge Qmax can pass through it, can pass through it, can pass through the section, can pass through the section when critical condition is achieved, when critical condition is achieved, that is FR equal to 1। तो इसका मतलब क्या है, जरा स्पेसिफिक फोर्स का जो कर्व था उस कर्व को जरा देखते हैं। सो जस्ट ए मिनट। हाँ, तो आपका यहाँ पे अभी जो हमने बात किया था कि फॉर ए गिवन स्पेसिफिक फोर्स, जैसे कि यहाँ पे स्पेसिफिक फोर्स गिवन F इक्वल टू F1, तो इसके करस्पॉन्डिंग, इस स्पेसिफिक फोर्स के करस्पॉन्डिंग इस चैनल के थ्रू से मैक्सिमम डिस्चार्ज कब पास किया जा सकता है, तो वो तब पास किया जा सकता है जब ये स्पेसिफिक फोर्स जो है ये आपका क्रिटिकल स्पेसिफिक फोर्स बन जाए, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इस चैनल के थ्रू से डिस्चार्ज पास होगा वो मैक्सिमम डिस्चार्ज पास होगा, यही कहने का मतलब है। और वो मैक्सिमम डिस्चार्ज का कर्व कैसा नजर आएगा, कुछ इस तरह से, ये जो डिस्चार्ज इधर से पास कर रही होगी इट विल बी Qmax when this given specific force becomes the critical specific force। समझ में आया, when this given specific force becomes equal to critical specific force। okay, so this is the concept related to specific force। तो specific force का जो concept था वो भी एक तरह से specific energy related जो concept है उसी तरह का कुछ concept है, लेकिन जो इनका कैलकुलेशन ट्रिक है दोनों के केस में अलग अलग है। तो अब चलिए जरा हम लोगों ने क्रिटिकल कंडीशन जो बात किया, मींस व्हेन FR इक्वल टू 1, तो जो आपका क्रिटिकल फ्लो कंडीशन बनता है इसके करस्पॉन्डिंग जितने भी पॉइंट्स अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया है स्पेसिफिक एनर्जी रिलेटेड, स्पेसिफिक फोर्स रिलेटेड, इनको जरा समराइज करते हैं। ओके, इनका एक समरी लिखते हैं जो कि आपको एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो एक हेडिंग बनाइए, इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ क्रिटिकल फ्लो कंडीशन, ऑफ क्रिटिकल फ्लो कंडीशन। नाउ तो सबसे पहला पॉइंट, फॉर ए गिवन डिस्चार्ज Q स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम करस्पॉन्डिंग टू क्रिटिकल फ्लो कंडीशन। ओके, फॉर ए गिवन डिस्चार्ज Q, कोई एक गिवन डिस्चार्ज Q है और वो Q डिस्चार्ज उस किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कब पास किया जा सकता है, मींस तब तक पास किया जा सकता है जब तक मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी है तब तक पास किया जा सकता है। और मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी किस फ्लो कंडीशन के करस्पॉन्डिंग अचीव होगा, क्रिटिकल फ्लो कंडीशन के करस्पॉन्डिंग। अब क्रिटिकल फ्लो कंडीशन के करस्पॉन्डिंग जो स्पेसिफिक एनर्जी वो मिनिमम है, उससे भी कम स्पेसिफिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग उस क्यू डिस्चार्ज को आप उस चैनल से पास नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिखिए, ए गिवन डिस्चार्ज, ए गिवन डिस्चार्ज Q can be passed through the channel, can be passed through the channel, through the channel corresponding to critical flow condition, critical flow condition, and under such condition the specific energy
the specific energy is minimum। तो यहाँ पे दो तरह की बातें हो रही हैं, शायद आपको अभी समझ में आया हो तो आप पॉइंट आउट कर पा रहे होंगे। दो तरह की बातें क्या हो रही है कि कोई एक चैनल है जिसमें एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज गिवन है, ठीक है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कोई एक चैनल है जिसमें कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी या फिर स्पेसिफिक फोर्स की वैल्यू गिवन है, उस पर हम अलग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक डिस्चार्ज गिवन है तो उसका हम चर्चा किए और हमने ये बताया कि ये डिस्चार्ज इस चैनल से क्रिटिकल फ्लो कंडीशन के करस्पॉन्डिंग पास किया जा सकता है विद क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो, और उस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग जो स्पेसिफिक एनर्जी या फिर स्पेसिफिक फोर्स का अगर हम बात करें जो होगा चैनल में, वो मिनिमम होगा, दैट विल बी मिनिमम। ओके, नाउ अभी कोई अगर आपके पास एक स्पेसिफिक एनर्जी या फिर स्पेसिफिक फोर्स की वैल्यू गिवन है तो उस स्पेसिफिक एनर्जी स्पेसिफिक फोर्स के वैल्यू के करस्पॉन्डिंग उस चैनल से आप मैक्सिमम डिस्चार्ज भी पास करवा सकते हो, एंड दैट मैक्सिमम डिस्चार्ज दैट व्हिच कैन पास थ्रू विथ that specific energy or that specific force will also correspond to critical flow condition only। okay, so इस पॉइंट को भी लिखिए कि for a given specific energy और स्पेसिफिक फोर्स, और कर लीजिए क्योंकि दोनों के केस में जो पॉइंट है वो सेम है, और स्पेसिफिक फोर्स, ये सारे एग्जाम्स में पॉइंट पूछे जाएंगे, और स्पेसिफिक फोर्स द मैक्सिमम डिस्चार्ज that can pass through the channel will correspond to critical flow condition। तो अभी और एक बात क्रिटिकल फ्लो कंडीशन के करस्पॉन्डिंग की फ्रॉड नंबर की जो वैल्यू होगी वो क्रिटिकल फ्लो कंडीशन के करस्पॉन्डिंग कितना होगी, इक्वल टू 1। ओके, फ्रॉड नंबर की जो वैल्यू होगी इट विल बी 1। अब और एक पॉइंट लिखिए, ये पॉइंट जो अभी लिखवाऊंगा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, आप इस पॉइंट को डिफरेंट चैनल क्रॉस सेक्शन के लिए भी एक्सपैंड कर सकते हो। लिखिए फॉर रेक्टेंगुलर चैनल अंडर critical flow condition the velocity head is equal to half the depth of flow। अब जरा इस बात पर एनालिसिस करते हैं। क्या कहता है कि अंडर क्रिटिकल फ्लो कंडीशन एक रेक्टेंगुलर चैनल के लिए जो वेलोसिटी हेड होगा वो डेप्थ ऑफ फ्लो के आधा होगा। तो क्रिटिकल फ्लो कंडीशन के करस्पॉन्डिंग ईसी के करस्पॉन्डिंग जो स्पेसिफिक फोर्स स्पेसिफिक एनर्जी का इक्वेशन वो क्या होता है, yc प्लस वीसी स्क्वायर अपॉन 2g, हम इसे लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू इक्वल टू क्या होगी 3/2 yc मीन्स 1.5 yc, इसका मतलब yc प्लस 1/2 yc लिख सकते हैं। तो आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आपको नजर आएगा yc इक्वल टू yc हो गया प्लस vc स्क्वायर अपॉन 2g जो वेलोसिटी हेड है ये क्या होगा 1/2 yc। तो जो डेप्थ ऑफ फ्लो है रेक्टेंगुलर चैनल में अंडर क्रिटिकल फ्लो कंडीशन वो क्या है, इट इज yc। तो वेलोसिटी हेड इज इक्वल टू व्हाट, हाफ द डेप्थ ऑफ फ्लो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट, इस नोट से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है।
तो जिस पैटर्न से हमने यहाँ पे कंपेयर करके रेक्टेंगुलर चैनल के लिए ये चीज देखा है, इसी तरीके से आप डिफरेंट चैनल क्रॉस सेक्शन के लिए इस चीज का एनालिसिस कर सकते हो, और अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो वेल चलिए, तो अब हमने कंसेप्ट सीख लिया है स्पेसिफिक फोर्स का, और उससे रिलेटेड उसका कर्व देखा, प्लस उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए इस चीज को भी देखा। अब चलिए, अब जरा हम हाइड्रोलिक जंप जो हमने शुरू किया था उसका हम एनालिसिस करते हैं, और एक इक्वेशन यहाँ पे हम डिराइव करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन होगी, मोमेंटम बैलेंगर इक्वेशन, और उस इक्वेशन को यूज करके हाइड्रोलिक जंप का एनालिसिस किया जाता है। और अब जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हाइड्रोलिक जंप से अगर क्वेश्चन आता भी है तो वो मोमेंटम बैलेंगर इक्वेशन से ही आता है, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है तो। ठीक है, तो हेडिंग बनाइए, हाइड्रोलिक जंप, हाइड्रोलिक जंप in a horizontal frictionless wide rectangular channel ओके। तो हाइड्रोलिक जंप का एनालिसिस हमको करना है, तो आपको पता है यहाँ पे स्पेसिफिक फोर्स से हम कंसेप्ट को शुरू करेंगे। तो आपको पता है स्पेसिफिक फोर्स इक्वल टू क्या है, F इक्वल टू ए वाई बार प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ए जी। तो फॉर रेक्टेंगुलर चैनल F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, b इंटू वाई बाई टू प्लस क्यू स्क्वायर b अपॉन जी वाई, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब जरा इसको और एक्सपेंड करते हैं, तो F इक्वल टू फाइनली आपके पास जो एक्सप्रेशन है बी वाई स्क्वायर अपॉन टू प्लस क्यू स्क्वायर बी अपॉन जी वाई। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन विच यू हैव। तो फॉर हाइड्रोलिक जंप आपको पता है, हाइड्रोलिक जंप के केस में अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम सेक्शन पे स्पेसिफिक फोर्स जो है वो कांस्टेंट रहता है। भले ही स्पेसिफिक एनर्जी कांस्टेंट ना रहे, लेकिन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम पे हाइड्रोलिक जंप के केस में स्पेसिफिक फोर्स रिमेन कांस्टेंट। ओके, कहने का मतलब है कि ये मान लो आपका हाइड्रोलिक जंप हुआ, तो ये डेप्थ था आपका y1 प्री जंप हाइट, और पोस्ट जंप हाइट मतलब जंप होने के बाद जो हाइट अटेन कर रहा है ये है y2। तो दिस इज लेट्स सपोज सेक्शन 1 एंड दिस इज लेट्स सपोज सेक्शन 2 एंड दिस इज द हियर जंप। सो स्पेसिफिक फोर्स यहाँ पे जो होगी F1 सेक्शन 1 पे, और स्पेसिफिक फोर्स जो आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 2 पे, ये दोनों कांस्टेंट होंगे। सो एक नोट लिखिए कि फॉर हाइड्रोलिक जंप the specific force is constant। सो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि F1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं F1 इक्वल टू F2 हम लिख सकते हैं। तो F1 इक्वल टू F2 लिख सकते हैं। तो जरा इस इक्वेशन को एक्सपैंड करके हम देखते हैं क्या मिलता है। तो b इंटू y1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस क्यू स्क्वायर, डिस्चार्ज तो कांस्टेंट है, विड्थ ऑफ चैनल भी कांस्टेंट है, लेट्स सपोज क्यू स्क्वायर अपॉन b g इंटू y1 इक्वल टू b इंटू डेप्थ ऑफ फ्लो डाउनस्ट्रीम पे क्या आ रहा है y2 डैश का स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाई 2 प्लस क्यू स्क्वायर b अपॉन g y2 डैश। ओके, सो जरा इक्वेशन को सॉल्व करिए, तो हम लिख सकते हैं y1 स्क्वायर माइनस y2 डैश का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू स्क्वायर अपॉन g 1 माइनस y2 डैश माइनस 1 अपॉन y1 डैश, सॉरी 1 माइनस
माइनस 1/y1, ठीक है। सो इसको जरा अगर एक्सपेंड करें, फर्दर एक्सपेंशन करें इसकी, इस इक्वेशन को रिजॉल्व करें, तो हम लिख सकते हैं y1 प्लस y2 डैश, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, तो उस फॉर्म में मैं इसको बदलूंगा, तो y1 माइनस y2 डैश इक्वल टू 2 टाइम्स q स्क्वायर अपॉन g, y1 माइनस y2 डैश अपॉन y1 इंटू y2 डैश। फर्दर इसको सॉल्व करें, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाए तो y1 प्लस y2 डैश इक्वल इंटू y1 इंटू y2 डैश इक्वल टू 2 टाइम्स q स्क्वायर अपॉन g। सो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इस इक्वेशन को यूज करके आप अगर क्वेश्चन में आपको डिस्चार्ज की वैल्यू गिवन है और कोई एक पर्टिकुलर हाइट मतलब जंप हाइट गिवन है, मतलब y1 गिवन है या फिर y2 डैश गिवन है, तो आप कोई दूसरा जंप हाइट निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर आपको y1 एंड y2 की वैल्यू दोनों गिवन है, तो आप हाइड्रोलिक जंप का केस है और आपसे पूछा है कि डिस्चार्ज निकालिए, तो आप q का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर या फिर आपको क्रॉस सेक्शन का विड्थ निकालने के लिए पूछ दिया तो वो भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये जो q है यहाँ पे इट इज नथिंग बट q अपॉन b, ठीक है। सो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से अराइज होंगे और इस इक्वेशन को यूज करके सॉल्व हो जाएंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर ऑब्जेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। सो ईएस में, गेट में, हर जगह इस इक्वेशन का आपको यूज देखने को मिलेगा फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप। अब जरा चलिए अब हम फर्दर एनालिसिस करते हैं। सो फ्रॉड नंबर को जरा इंक्लूड करने का कोशिश करते हैं अपने एनालिसिस में। तो आपको पता है कि फ्रॉड नंबर का वैल्यू क्या होता है, f इक्वल टू इसका जो इक्वेशन है v अपॉन रूट अंडर जी वाई। तो f इक्वल टू, तो f का अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो f स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं v स्क्वायर अपॉन जी वाई, ओके। सो तो जरा इसको मॉडिफाई करिए, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे v स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू जी इंटू वाई स्क्वायर। सो और थोड़ा मॉडिफाई करिए तो v इंटू ए इक्वल टू क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर में आपका क्या है v स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। आप इस तरह से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, तो इंटू हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इंटू जी इंटू वाई क्यूब। तो फाइनली आप इसको लिख सकते हो स्मॉल q का स्क्वायर अपॉन g टाइम्स वाई क्यूब अपॉन g टाइम्स वाई क्यूब, ठीक है। सो एफ आर का स्क्वायर, फ्रॉड नंबर का स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है स्मॉल q का स्क्वायर अपॉन g इंटू वाई क्यूब। ये वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो यहां से हम ये लिख सकते हैं इक्वल टू कि q स्क्वायर अपॉन g इक्वल टू एफ आर का स्क्वायर इंटू वाई का क्यूब। हम इस तरह से लिख सकते हैं, समझ में आया। अभी देखो, तो ये जो रिलेशनशिप हमने अभी यहाँ पे फ्रॉड नंबर के टर्म्स में ये रिलेशनशिप हमने एस्टैब्लिश किया, इस रिलेशनशिप को हम इससे पहला वाला जो इक्वेशन मैंने दिया था, ये वाला इक्वेशन जो डिराइव किया था, यहाँ पर हम क्यू स्क्वायर अपॉन जी के केस में हम यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज हियर इन केस ऑफ क्यू स्क्वायर जी, वी कैन पुट द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फ्रॉड नंबर। सो जरा पुट करके देखते हैं, तो देखिए, तो फ्रॉम इक्वेशन, तो देयरफॉर वी कैन राइट, जो आपके पास इक्वेशन था 2q स्क्वायर अपॉन जी इक्वल टू y1 प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डेरिवेशन चल रही है। सो आपको अगर फाइनल इक्वेशन याद नहीं रखनी है और डेरिवेशन को समझते हुए अगर आपको काम करना है और कॉन्फिडेंट आना है कि मान लो कभी बहुत बड़ा इक्वेशन निकल के आता है ना, तो कभी मान लो इक्वेशन आपने भूल गए, आपको अगर डेरिवेशन ध्यान में है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो उस वैल्यू को, उस इक्वेशन को। तो देखिए, हम 2 इंटू ये क्यू स्क्वायर अपॉन जी के जगह हम पुट कर देंगे, मतलब अपस्ट्रीम का फ्रॉड नंबर। अपस्ट्रीम मतलब जब आपका हाइड्रोलिक जंप शुरू हुआ था
तो ये है अपस्ट्रीम, तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो है y1, तो यहाँ पे जो फ्रॉड नंबर कैलकुलेट होगी उसको मैं कहूंगा FR1, और डाउनस्ट्रीम पे डेप्थ ऑफ फ्लो है y2 डैश, तो यहाँ पे जो फ्रॉड नंबर होगी इसको मैं कहूंगा FR2। तो चलिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं इन टर्म्स ऑफ अपस्ट्रीम फ्रॉड नंबर। ओके, तो 2 इंटू FR1, तो FR1 तो इंटू डेप्थ ऑफ फ्लो जो यहाँ पे मैं लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, y1 अपस्ट्रीम डेप्थ ऑफ फ्लो का क्यूब इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2 डैश इंटू y1 इंटू y2 डैश। ठीक है, तो जरा सिंप्लीफाई करिए। सो 2 टाइम्स FR1 का स्क्वायर इंटू y1 क्यूब इक्वल टू, यहां से हम y1 को जरा कॉमन ले लेते हैं, y1 तो 1 प्लस y2 डैश अपॉन y1 इंटू आपका क्या बचेगा, y1 इंटू y2 डैश। ओके, तो जरा हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 टाइम्स FR1 का स्क्वायर इंटू या क्या बचेगा y1 इक्वल टू, हम लिख सकते हैं y2 डैश 1 प्लस y2 डैश अपॉन y1, ऐसे लिख सकते हैं क्या? ठीक है, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब जरा और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स FR स्क्वायर FR1 का स्क्वायर इक्वल टू y2 डैश अपॉन y1 1 प्लस y2 डैश अपॉन y1। इसको जरा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स FR1 का स्क्वायर इक्वल टू y2 डैश अपॉन y1 प्लस y2 डैश अपॉन y1 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको जरा फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नजर आएगा, y2 डैश अपॉन y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 डैश अपॉन y1 माइनस 2 टाइम्स FR1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इस इक्वेशन को जरा हम सॉल्व करेंगे तो हमें y2 डैश अपॉन y1 का एक वैल्यू मिलेगा इसका रूट के टर्म्स में। सो वो क्या मिलेगा, -1 प्लस माइनस, देखिए रूट अंडर मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 2 FR1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो y2 डैश माइनस y1 डैश y2 डैश अपॉन y1 इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस 8 FR1 का स्क्वायर अपॉन 2। ओके, so this is the final equation and this equation is called momentum Ballinger equation। ओके, so इस इक्वेशन का नाम क्या है, मोमेंटम। और इस इक्वेशन से काफी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशंस के अंदर। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको हम कहेंगे मोमेंटम बैलेंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोलिक जंप एनालिसिस। सो इस इक्वेशन को अच्छे से लिखिए अपने कॉपी पे। सो -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस 8 FR1 स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे जरा देखिए, आप जरा चीजों को देखिए, एक बात इंपॉर्टेंट सुनिए, वो क्या है कि जो फाइनल मोमेंटम बैलेंगर इक्वेशन है इसमें हम नेगेटिव रूट को इग्नोर करेंगे, हम पॉजिटिव रूट को ही कंसिडर करेंगे। तो आपके पास जो इक्वेशन अभी निकल के आया, अभी जो हमने डिराइव किया, वो इक्वेशन क्या डिराइव किया, y2 डैश अपॉन y1 इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि इट इज -1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 8 FR1 का स्क्वायर अपॉन 2। ओके, दिस इज वन इक्वेशन। सो जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिस इज इक्वेशन 1 मान लो। तो इस इक्वेशन में ध्यान दीजिए कि आपका यहाँ पे अंदर में फ्रॉड नंबर 1 है, तो यहाँ पे नीचे y1 है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने लिखा था इन टर्म्स ऑफ
अपस्ट्रीम फ्रॉड नंबर। अगर हम इक्वेशन लिखें इन टर्म्स ऑफ डाउनस्ट्रीम फ्रॉड नंबर, इन टर्म्स ऑफ डाउनस्ट्रीम फ्रॉड नंबर, अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो आपका इक्वेशन क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो कि y1 अपॉन y2 डैश इक्वल टू -1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 8, इधर क्या हो जाएगा fr2 का स्क्वायर, fr2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो ये दोनों ही इक्वेशन वैलिड है, ठीक है, आप दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज इक्वेशन 2। सो इन इक्वेशंस को यूज करके बहुत सारा क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आता है। तो अभी देखिए, तो अभी हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, तो इस इक्वेशन को यूज करके आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, y1 एंड y2 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपके पास केवल fr फ्रॉड नंबर की वैल्यू आपको पता है, तो चाहे वो अपस्ट्रीम फ्रॉड नंबर हो, डाउनस्ट्रीम फ्रॉड नंबर हो, कोई एक फ्रॉड नंबर पता है प्लस कोई एक डेप्थ ऑफ फ्लो पता है आपको, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम डेप्थ ऑफ फ्लो, accordingly you can calculate the another depth of flow and the fraud number value. So this is very important equation in the analysis of hydraulic jump, ठीक है। मैंने एक चीज बताया था आपको कि हाइड्रोलिक जंप के केस में प्रॉब्लम यही होती थी कि फॉर एग्जांपल कंसेप्ट जरा फिर से एक बार पीछे बैक चलता है और कंसेप्ट को जरा फिर से देखते हैं। तो ये मान लो हाइड्रोलिक जंप हो गया, तो ये प्री जंप हाइट मतलब जंप होने से पहले जो डेप्थ ऑफ फ्लो थी ये y1 है, और आफ्टर जंप जो हाइट या फिर डेप्थ ऑफ फ्लो अटेंड हो रहा है इट इज कंजुगेट डेप्थ या सीक्वेंट डेप्थ, इट इज y2 डैश। ओके, ये अल्टरनेट डेप्थ अटेंड ना होते हुए सीक्वेंट डेप्थ अटेंड होती है। मैंने समझाई थी ये बात, क्योंकि यहाँ पे हेड लॉस काफी ज्यादा होता है ड्यू टू टर्बुलेंस। तो ये हेड लॉस काफी ज्यादा होता है ड्यू टू टर्बुलेंस, तो इसलिए यहाँ पे एनर्जी इक्वेशन, लेट्स सपोज ये सेक्शन 1 है और ये सेक्शन 2 है, तो इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्टली एनर्जी इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें एक्चुअली ये जो कितना हेड लॉस हुआ ये पता नहीं था। इसलिए ये जो डेप्थ y2 डैश था ये कितना है अटेंड हुआ ये पता ही नहीं था। तो आप एनर्जी इक्वेशन अगर इधर लिखते भी तो आपको क्या लिखते, वेलोसिटी का तो एजम्पशन हमने ले लिया कि नियरली इक्वल है, तो ये मान लो v1 ये मान लो v2। तो एनर्जी इक्वेशन अगर लिखते हैं हम इधर, तो ये y1 प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2g मस्ट बी इक्वल टू, या फिर ऐसे लिखते हैं ना y2 डैश प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस हेड लॉस, इस तरह से ये इक्वेशन लिखते। तो ये होता है एनर्जी इक्वेशन। तो यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम हेड लॉस निकाल लेते, लेकिन आपको ये y2 डैश का वैल्यू पता ही नहीं था। लेकिन मोमेंटम बैलेंगर इक्वेशन को यूज करके क्या हम ये y1 एंड y2 डैश सब कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। तो अब हमको डेप्थ ऑफ जंप मतलब प्री जंप एंड पोस्ट जंप डेप्थ हमको पता चल गया। तो चूंकि डेप्थ पता चल गया तो क्या अब हम हेड लॉस भी निकाल सकते हैं, ठीक है, क्या अब हम हेड लॉस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जरा एक नोट लिखिए पहले, आफ्टर कैलकुलेटिंग दी y1 एंड y2 डैश, आफ्टर कैलकुलेटिंग the y1 and y2 dash, we can compute the head loss in a hydraulic jump. ओके, सो हेड लॉस इन हाइड्रोलिक जंप की वैल्यू क्या होगी फिर, तो हेडिंग बनाइए, इसका डेरिवेशन करते हैं। लिखिए हेड लॉस इन हाइड्रोलिक जंप, तो देखिए हेड लॉस इक्वल टू HL इक्वल टू नथिंग बट स्पेसिफिक एनर्जी E1 माइनस स्पेसिफिक एनर्जी E2, तो ये निकल जाएगा आपका हेड लॉस। तो चलिए इक्वेशन लिखते हैं फिर, हेड लॉस HL इक्वल टू E1 y1 प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2g माइनस y2 डैश प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2g। सो जरा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, y1
माइनस y2 डैश प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g 1 माइनस y2 सॉरी 1 माइनस y1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y2 डैश का स्क्वायर। इस तरह से हम लिख सकते हैं। लेट्स सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अभी आपके पास और एक इक्वेशन हमने इंटरमीडिएट इक्वेशन निकाला था जिसमें हमने ये निकाला था कि 2 टाइम्स क्यू स्क्वायर अपॉन 2g नहीं 2 टाइम्स क्यू स्क्वायर अपॉन g इक्वल टू y1 y2 डैश y1 प्लस y2 डैश। ये इक्वेशन निकाला था। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन जी। तो क्यू स्क्वायर अपॉन जी क्या होगा? तो y1 y2 डैश ब्रैकेट y1 प्लस y2 डैश अपॉन 2। तो इस क्यू स्क्वायर अपॉन जी का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमको हेड लॉस का वैल्यू निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ y1 एंड y2 और हमें y1 एंड y2 की जो वैल्यू है मतलब y1 एंड y2 डैश की जो वैल्यू ये हम कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग मोमेंटम बैलेंस इक्वेशन। तो हेड लॉस भी निकाल सकते हैं आप इजीली, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्यू स्क्वायर अपॉन जी इक्वल टू y1 y2 डैश ब्रैकेट y1 प्लस y2 डैश अपॉन 2। सो इस इक्वेशन को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में जरा हम सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा। सो हेड लॉस इक्वल टू y1 माइनस y2 डैश प्लस y1 y2 डैश y1 प्लस y2 डैश डिवाइडेड बाई यहाँ पहले से 2 था पहले से 2 था इधर तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा इनटू सिंप्लीफाई करिए इधर तो y2 डैश का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर अपॉन y1 का स्क्वायर इनटू y2 डैश का स्क्वायर। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मेरा पेज खत्म हो गया तो मैं पिछले वाले पेजेस को इससे पहले वाले जो पेज है इसको इरेज करके यहीं पे मैं लिखना शुरू करता हूँ। तो फर्दर उस इक्वेशन को और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हेड लॉस इक्वल टू y1 माइनस y2 डैश 1 माइनस y1 प्लस y2 डैश y1 प्लस y2 डैश डिवाइडेड बाई 4 इंटू y1 इंटू y2 डैश। ऐसे लिख सकते हैं। तो हेड लॉस इक्वल टू y1 माइनस y2 डैश 1 माइनस जस्ट मिनट नहीं डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लीजिए आप 4 y1 इंटू y2 डैश ऐसे लिख सकते हैं माइनस y1 प्लस y2 डैश का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 4 y1 y2 डैश ऐसे लिख सकते हैं क्या। ओके, सो हेड लॉस इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं क्या माइनस ये देखिए ये क्या होगा ये जो वैल्यू है ये y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होगा क्या ये y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होगा। तो हम फाइनली इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज माइनस y1 माइनस y2 डैश का होल क्यूब अपॉन 4 टाइम्स y1 y2 डैश। ओके, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इट इज माइनस ऑफ माइनस y2 डैश माइनस y1 का होल क्यूब अपॉन 4 टाइम्स y1 y2। या माइनस माइनस खत्म। तो हेड लॉस का जो एक्सप्रेशन निकला वो क्या निकला हेड लॉस इक्वल टू y2 डैश माइनस y1 का होल क्यूब
4y1 y2 डैश। सो ये वैल्यू, ये इक्वेशन जो निकल गया, आप केवल इसको याद कर लीजिए, आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन फॉर हेड लॉस ड्यूरिंग ए हाइड्रोलिक जंप थ्रू ए रेक्टेंगुलर चैनल। ओके, ये केवल ये इक्वेशन जो है ये केवल रेक्टेंगुलर चैनल के लिए वैलिड है, रेक्टेंगुलर चैनल। ओके, तो आपने देखा कितना सारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने देखा, और ये सारे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। दिस इज इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इसको आप शॉर्ट नोट्स अब जो बनाओगे तो उसमें इन सब इक्वेशन को आप डालोगे, क्योंकि इनसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो ये वैल्यू आप याद रखिए, हेड लॉस HL इक्वल टू y2 डैश माइनस y1 का होल क्यूब अपॉन 4 टाइम्स y1 y2 डैश। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। सो वेल, विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो रिलेटेड टू पेड सब्जेक्ट। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, and so that you do not miss any update. In next video I will continue with hydraulic jump only, and we will solve some numericals and we will discuss more detail into hydraulic jump. हम जैसे कि हमने अभी रेक्टेंगुलर चैनल के लिए देखा, हम जरा ट्रायंगुलर चैनल के लिए भी देखेंगे, फिर लोकेशन ऑफ जंप, ओके, टाइप्स ऑफ जंप, इन सब चीजों का कंसेप्ट को सीखेंगे। एंड विद दिस वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट ग्रेजुअली वैरिड फ्लो। ग्रेजुअली वैरिड फ्लो के केस में मैं आपको फ्लो प्रोफाइल्स जो आपका बनता है, ओके, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस के अंदर, उन पर हम डिस्कशन करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। सो आप जरूर हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।